एकदम शांत सामान्य दिन था। कुछ दोस्त बाहर घूम रहे थे और हमारा मेन कैरेक्टर हेडफोन लगाए वहां से गुजर रहा था। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक जब वो चल रहा था तो उसके पैरों के नीचे की जमीन चटक कर दो हिस्सों में बंट गई और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उस दिन को कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि अचानक से एक चमकदार रोशनी फैल गई और लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई आतंकी हमला है या भूकंप आ रहा है, लेकिन असल में वो उनकी नॉर्मल लाइफ का आखिरी पल था, क्योंकि पूरा शहर एक अजीब नीली रोशनी में समा गया और हमारा हीरो अपने चेहरे को उस चमक से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे ठंडा कर दिया। वो एक खड़ी चट्टान के किनारे पर खड़ा था और वो बस इतना ही पूछ सका कि आखिर हो क्या रहा है। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और उसके पीछे भीड़ भी उतनी ही डरी और कंफ्यूज थी। और वो सोचने लगा कि क्या ये वेब नॉवेल्स की तरह कोई डायमेंशन जंप है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब असली है या नहीं। तभी अचानक हर किसी के सामने एक सिस्टम विंडो आई और एक ऐलान हुआ कि गेम शुरू हो गया है और उन्हें अपना पासा फेंकने को कहा गया। मगर उसे समझ नहीं आया कि ये कैसा गेम है और ये मैसेज क्या कहना चाह रहा है। और तभी एक औरत चीखी और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए सबको चेतावनी दी। उसने ऊपर देखा और वहीं जम गया, क्योंकि आसमान से एक विशाल पासा गिर रहा था जिसके ऊपर 3 नंबर बना था। और अगले ही पल सिस्टम अपडेट हुआ कि पौन 8 को 3 स्थान आगे बढ़ना है और उनके सामने एक रास्ता खुल गया। साथ ही 8 नंबर का एक बड़ा बेस दिखाई दिया और उस इलाके में तेज जादुई ऊर्जा का संचार हो गया। किसी ने चिल्लाकर कहा कि शहर हिल रहा है, जबकि एक डरा हुआ बच्चा अपनी माँ से चिपक गया। और तभी हमारे हीरो को कुछ समझ आने लगा कि उन्हें एक गेम में घसीटा गया है। लेकिन वो खिलाड़ी नहीं है, वो तो बस मोहरे हैं। तो असली खिलाड़ी वो होंगे जो पासा फेंक रहे हैं और उन्हें हिला रहे हैं। और जैसे ही शहर 3 स्थान आगे बढ़ा और रुका, उसे एहसास हुआ कि पूरा शहर ही एक मोहरा है। लेकिन अगर खिलाड़ी को सिर्फ एक मोहरे की ज़रूरत थी तो वो पूरे शहर के लोगों को क्यों ले आया। और फिर से एक और सिस्टम मैसेज आया कि वो एक डिफेंस जोन में आ गए हैं और डिफ़िकल्टी और डिफेंस टाइम सेट किया जा रहा है। डिफ़िकल्टी लेवल 1। फिर पासा फेंका गया और एक नंबर आया। दूसरे पासे पर 3 आया, यानी डिफेंस टाइम 3 दिन। फिर एक और ऐलान हुआ और शहर के चारों तरफ एक गुंबद बन गया और ज़मीन कहीं से ऊपर उठने लगी। सब हैरान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिस्टम ने कहा कि डिफेंस मिशन जल्द शुरू होगा और अगर चारों बेस नष्ट हो गए तो गेम खत्म हो जाएगा। शहर में 4 जगहों को बेस मार्क किया गया और अगर ऐसा हुआ तो पॉन मर जाएगा। हीरो ने तुरंत सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि उन सब की भी मौत हो जाएगी, और भीड़ दहशत में आ गई। लेकिन उसने शांति से अपने हेडफोन उतार दिए, क्योंकि शोर मचाने से कोई फायदा नहीं था और अगर किसी को कुछ समझाना होता तो वो तब तक समझा चुका होता। इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान ऐलानों पर लगा दिया। और एक नया ऐलान आया कि हर नागरिक को अपना पासा फेंकना है, जिसका नतीजा उनका क्लास तय करेगा। और उसने देखा कि उसके सामने 100 फेस वाला एक पासा आ गया। और तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि कुछ आ रहा है। और वो मदद की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि राक्षसों की एक विशाल सेना उनकी तरफ दौड़ी आ रही थी और हर कोई भागने लगा। राक्षस भीड़ से टकराए और तेजी से उन्हें पकड़ने लगे, यहाँ तक कि हीरो को भी भागना पड़ा। और जो भी धीमा था उसे फाड़ दिया गया। उन जीवों ने कोई रहम नहीं दिखाया और जल्द ही पूरा शहर खून से लथपथ हो गया। तभी हीरो को समझ आया कि इंसानों को यहाँ क्यों लाया गया है, ताकि वो पॉन की रक्षा करें, क्योंकि राक्षस शहर पर हमला कर रहे थे और उसके लोगों को मार रहे थे। उन्हें शहर की रक्षा करनी है ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सच में ये एक ऐसा पासे का खेल है जिसे भगवान या शैतान कहलाने वाली संस्थाएं चला रही हैं। और जैसे ही राक्षस शहर में घुसे, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन और भी आते रहे। तभी एक राक्षस के पीछे एक औरत दिखाई दी। उसके हाथ में आग से जलती हुई एक विशाल कुल्हाड़ी थी। उसने वार किया और राक्षसों को जलाकर बिखेर दिया। सब बस देखते रह गए। वो एक प्लेयर कैरेक्टर थी जिसका नाम गोहू था, लेवल 1। उसका क्लास साधारण नागरिक था और उसका हथियार एक लीजेंडरी स्पीयर था जो इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन की ताकत उधार लेता था। उस सफ़ेद बालों वाली औरत ने चिल्लाकर सबको नमन जाने को कहा। पुलिस और सेना एक डिफेंस लाइन बना रहे थे और सबको अपना पासा फेंकना था। एक आदमी ने पूछा कि क्या वो उस अजीब 100 फेस वाले पासे के बारे में कह रही है। तो उसने जवाब दिया कि पासा फेंकने से उन्हें नंबर के हिसाब से गियर मिलेगा। अगर कॉमन ग्रेड है तो पीछे हट जाओ, और अगर मैजिकल या उससे बेहतर है तो लड़ो। और लोगों ने पासा फेंकना शुरू कर दिया। जैसे उसने कहा था वैसे ही उनके हाथों में हथियार आ गए और भी राक्षस दौड़े आए। भीड़ फिर से घबरा गई और उसने चिल्लाकर कहा कि अपने हथियारों का इस्तेमाल करो। उस दिन सामान्य जीवन छिन गया और उसकी जगह कुछ और आ गया। नए साल के पहले दिन अनगिनत लोग मारे गए। गोहू ने अपनी पूरी ताकत से कुछ औरों के साथ लड़ाई लड़ी और बस ऐसे ही हीरो पैदा हो गए। हमारा हीरो उन पहले दिनों में बचे लोगों में से एक था, एक साधारण नागरिक। उसका नाम यूल चॉय था। पौन 8 की बारी पर उसने अपना 100 फेस वाला पासा फेंका। वो घूमा और 100 पर आकर रुका। उसी पल वो कुछ और बन गया, कुछ ऐसा जिसे दुनिया जल्द ही एब्सोल्यूट ट्रैश के नाम से जानेगी। फिर सिस्टम ने उसे एक जादुई टेक्स्ट दिखाया। वो डेमन किंग ऑफ सॉवरेंटी बनने के लिए चुना गया था और उसके सामने द बुक ऑफ क्रैन नाम की एक मिथिकल ग्रेट जादुई किताब आई और उसने डेमन किंग क्रैन की लाइब्रेरी खोल दी। ये किताब उसे आइटम लोकेशन, सीक्रेट इवेंट्स, मॉन्स्टर डेटा, मैप्स, ऑब्जेक्टिव्स, लगभग सब कुछ देखने की ताकत देती है। जैसे ही मिशन शुरू हुआ, किताब उसके सामने खुल गई। फिर उसने एक और डिटेल बताई। क्रान एक ऐसा अवतार है जिसमें एकाधिकार की इच्छा है,
यानी किताब से मिले ज्ञान के जरिए जो भी इनाम मिलता है वो सीधे किताब के मालिक के पास जाता है, और वो मालिक वो खुद हैं। डिफेंस मिशन शुरू होने के 3 घंटे बाद 312 लोग मारे जा चुके थे और 7023 गंभीर रूप से घायल थे। 4 में से एक बेस पहले ही नष्ट हो चुका था। हाँफते हुए ह्यू ने कहा कि आखिरकार ये खत्म हुआ। लोग खुशी से झूम उठे। वो वेव से बच गए। फिर एक मिलिट्री ट्रक आया। ये कोरियन आर्मी थी। सैनिक नीचे उतरे और नागरिकों और घायलों को अंदर आने को कहा। उन्हें नमन टॉवर ले जाया जा रहा था। एक सैनिक ने हाजू को उसकी हर चीज़ के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने इसे टाल दिया। उसने कहा कि उसने जो समय खरीदा उससे पुलिस और सेना को संगठित होने का मौका मिला और अब उन्हें दूसरे जोन में भेजा जा रहा है। वो था कुजेऑन, लेवल 1 क्लास ऑर्डिनरी सिटीजन। उसने द हेल्म ऑफ हेल्डन पहना हुआ था, जो एक हीरोइक आइटम है जो अटूट विश्वास के जरिए यूजर को डर, भ्रम या भटकाव में नहीं पड़ने देता। हाजू ने कहा कि इसका मतलब ये सच में खत्म हो गया, लेकिन कूची ने कहा कि फ़ोन और इंटरनेट अभी भी डेड हैं, इसलिए वो पक्का नहीं कह सकते। वो शॉर्टवेव रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं और जल्द ही दूसरे इलाकों से रिपोर्ट आनी चाहिए। अभी उन्हें नमन टॉवर जाना है और हाजू सहमत हो गई। तभी अचानक उनके पीछे किसी ने चिल्लाया, नहीं, ये यूल है। अपनी चोटों के बावजूद एक किताब पकड़े हुए उसने चेतावनी दी कि एक बॉस मॉन्स्टर आने वाला है। उसने कहा कि इस किताब में मिशन का डिटेल, मॉन्स्टर की जानकारी और करंट प्रोग्रेस सब कुछ है। फिर उसने उसे उनकी तरफ घुमाया और कहा कि देखो, लेकिन हाजू ने कहा कि पेज खाली है और जॉन ने कहा कि उसे भी कुछ नहीं दिख रहा। उसने पूछा कि क्या ये उन किताबों में से है जो सिर्फ मालिक पढ़ सकता है। जैम ने सोचा कि यही है, एक इन्फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट। यूल हैरान रह गया कि वो अकेला है जो इसे पढ़ सकता है। जॉन को एहसास हुआ कि अगर ये सच है तो हमारा हीरो एक बेहद शक्तिशाली आइटम पकड़े हुए है। ऐसी दुनिया में जानकारी ही सब कुछ है। इसलिए उसने एमसी से इसे साबित करने को कहा। एमसी हिचकिचाया, लेकिन जॉन ने कहा कि उसे सबूत चाहिए कि किताब में सच में क्या है। उसने पढ़ना शुरू किया। द हेल्म ऑफ एल्डन एक हीरोइक आइटम है जो 6 टुकड़ों वाले सेट से है और इसका मौजूदा यूजर सार्जेंट जॉन है। 21 दिन बाकी हैं। फिर वो गुहाजू की तरफ मुड़ा। आपका हथियार इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन का लीजेंडरी फैंग है, और हैरानी की बात है कि किताब आपका पसंदीदा कराओके गाना भी जानती है, शिलगट माउंटेन। हाजू लाल हो गई और उसे रोकने को कहा। इससे वो मान गई। अगर इसे निजी चीज़ें भी पता हैं तो किताब असली होनी चाहिए। जेक सहमत हुआ। ये एक असली डेटा बुक है, जिसका मतलब है कि बॉस शायद आ रहा है। जियान गंभीर हो गया और कहा कि उन्होंने आर्टिफैक्ट की क्षमता की पुष्टि कर ली है और हाजू के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं और कोई कह रहा था कि वो समय समय पर इस बारे में सोचता है। अगर दुनिया एक गेम होती तो शायद वो सिस्टम में एक बग की तरह गिने जाते, क्योंकि उन्हें यहाँ सब कुछ बहुत आसान लगता है। वो एक धारीदार कपड़ों वाला आदमी था जिसके सिर पर बैंड बंधा था। उसने कहा कि शायद इसलिए उन्हें ऐसा बनाया गया है ताकि वो दुनिया में बाहर ना जा सकें। उसके चारों तरफ खिलौने और गेम बिखरे हुए थे। सिस्टम ने एक बग ढूंढकर उसे बंद कर दिया था, और अगर वो कभी शहर में वापस रिलीज हुए तो किसी ने यूल को आवाज़ दी और वो चौंक कर सीधा हो गया। ये सार्जेंट जे एयॉन थे। मुख्यालय ने उस प्लान को मंजूरी दे दी थी। ये जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था और समय भी कम था। इसलिए उन्होंने हीरो की जानकारी पर भरोसा करने का फैसला किया। वो बेचैन लग रहा था। जे एयॉन ने उसे एक वॉकी टॉकी दिया और हर डिटेल और काउंटर मेजर मांगा। यूल ने सिर हिलाया। उसने रेडियो चेक किया और पूछा कि क्या वो उसे सुन सकते हैं। फिर उसने डिफेंस मिशन समझाना शुरू किया। ये एक डिफेंस मिशन है, इसलिए उन्हें हर 6 घंटे में आने वाली मॉन्स्टर वेव से बेस की रक्षा करनी है। हर वेव के अंत में एक बॉस आता है। ये 1-2 सिर वाला ओगर है। ये लेवल 1 है और एक साथ मैली और मैजिक अटैक करता है। यूल ने कहा कि वो मिशन को दिन में 4 बार बेस की रक्षा करके 3 दिनों में 12 वेव्स को पूरा करके और हर वेव के बॉस को हराकर क्लियर कर सकते हैं। उसके पास मिशन का पूरा डेटा है, और अगर वो इसके आसपास अपनी प्लानिंग करें तो वो बच सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि वो उन्हें वापस उनकी मूल दुनिया में लाने का रास्ता ढूंढेगा। हेजू स्तब्ध रह गई। वो न सिर्फ इस मिशन से बचने पर फोकस्ड था, बल्कि वो पहले से ही सोच रहा था कि आगे क्या होगा। यूल का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा कि अब शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन एक बात थी जो उसे पहले चेक करनी चाहिए थी, कुछ ऐसा जो वो बेहोश होने के दौरान मिस कर गया। द बुक ऑफ क्रैन में महीन प्रिंट में लिखा था, सैक्रिफाइस ऑफ सॉवरेंटीज डिफेंस। ये किसी भी व्यक्ति से सारे इनाम चुरा लेता है जिसे इसकी जानकारी मिलती है। ये गोहजू और क्वान जियोंग से शुरू हुआ, लेकिन ये उन्हीं पर रुकता नहीं। ये उस पर भी असर करता है जिसे यूल बताता है, और ये सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिन्होंने सीधे उससे सुना। ये उन तक भी फैलता है जिन्होंने दूसरों से या अफवाहों के जरिए सुना। इसलिए उससे शुरू होने वाली कोई भी जानकारी उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब है कि बॉस से लड़ने वाले और राक्षसों को रोकने वाले सैनिक सिर्फ जानकारी जानने से खतरे में पड़ सकते हैं। इसके बावजूद वो यूल की कमान के तहत बार बार लड़ते और जीतते रहे, लेकिन जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ वो जीते, खतरा उतना ही बढ़ता गया। उनकी जानें दांव पर थीं, और ज़्यादा लोग यूल की किताब से बंधते गए। डेमन किंग ऑफ सॉवरेंटी क्रान के तहत सूचीबद्ध नाम बढ़ते ही गए। इस बीच पौन 8 की आबादी 1,93,256 थी, जिन्हें सैक्रिफाइस के रूप में चिन्हित किया गया था। उनकी संख्या पहले ही 1,76,542 तक पहुंच चुकी थी। एक ही दिन में 91% आबादी एक बलि के रूप में पंजीकृत हो चुकी थी, और ये एमसी के पापों की शुरुआत मात्र थी, जो गेम के पूरी तरह खत्म होने तक जारी रहेगी। एक डिफेंस मिशन टॉवर डिफेंस गेम की तरह काम करता है। दुश्मन कई दिशाओं से आते हैं, बेस की तरफ दौड़ते हैं,
जबकि खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए सेना इकट्ठा करते हैं। जैसे ही पहली वेव आबादी के करीब आई, यूल ने सेना को हमला करने का आदेश दिया। पहले चौड़ी रेंज वाले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करो जब वो रीलोड हो रहे हो, तो दूसरे रेंज वाले हथियारों से दूसरा राउंड शुरू करो। लेवल 1 मॉन्स्टर चालाक नहीं होते, इसलिए वो बचाव या एक साथ काम करने में बुरे होते हैं। सेना बैरिकेड्स के पीछे से फायर करती है और सब कुछ झोंक देती है। मॉन्स्टर्स को जहां वो चाहते थे वहां लुभाना आसान था। जीव सीधे दौड़ते थे और अगर उन्हें काफ़ी चोट लगती थी तो वो फॉर्मेशन तोड़कर बिखर जाते थे। फिर वो सीधे एलीट सैनिकों के पास भागते थे जिनके पास टॉप टियर गियर होता था और वो उन्हें जल्दी खत्म कर सकते थे। यूल ने लड़ाई को निर्देशित करना जारी रखा। कौन सी लाइन पकड़नी है, कहाँ रीइंफोर्समेंट चाहिए, द बुक ऑफ क्रैन रियल टाइम में अपडेट होती रही। पूरी लड़ाई पर नजर रखती रही। उसे बस वो जानकारी सोचनी थी जो वो चाहता था। पन्ना पलटो और वो आ गई। जब तक उसके पास किताब थी वो सब कुछ एक्सेस कर सकता था। उसने इसका इस्तेमाल सेना का मार्गदर्शन करने के लिए किया। लंबी दूरी के सपोर्ट के लिए कौन सा गियर काम करता है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और मॉन्स्टर कब आएंगे, इस प्लान का पालन करके वो बच गए। शहर में धुआं फैल गया। चारों तरफ से राक्षस बिखर गए। सेना आगे बढ़ती रही। कावन जयोंग ने इलाका सुरक्षित होने की रिपोर्ट दी और तीसरी स्क्वाड को उनकी सफाई शुरू करने का आदेश दिया। कमांडर पीछे मुड़कर सोचने लगा। पहले मुख्यालय हीरो और वू के आइडियाज की जांच करने के बाद आखिरी फैसले करता था। अब हीरो असल में पूरी डिफेंस चला रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसे एमसी के शब्द याद आए कि किताब सिर्फ जानकारी देती है, तो अगर वो पूरे शहर को इतनी अच्छी तरह कमांड कर सकता है तो शायद वो ये सब होने से पहले भी कर सकता था, जब तक कि ये किताब की कोई और छिपी हुई ताकत ना हो। कोई ने सार्जेंट जंग को बुलाया, जिसने मुड़कर पूछा कि क्या हुआ। लड़के ने कहा कि वो लगभग खत्म हो गए हैं। जयांग ने पूछा कि क्या इसका मतलब आखिरी बॉस आ रहा है। कोई मुस्कुराया और उसे चिंता न करने को कहा। ह्यू ये खत्म कर देगी। वो सो रही थी जब तक कि वो अचानक चौंक कर नहीं उठी। एक विशाल राक्षस उसके ठीक सामने था और वो जम गई। वो बॉस में से एक था, बिली द जायंट। ये एक लेवल 1 मॉन्स्टर है, विशाल लेकिन कमजोर पैदा हुआ और उसमें असली लड़ाई की ताकत नहीं है। ह्यू एक मिलिट्री वाहन में थी। यूल ने पूछा कि क्या वो जाग गई। घबराकर उसने मांग की कि उसे पहले क्यों नहीं जगाया। सिग्नल फ्लेयर्स राक्षस पर फायर किए गए और वो पागल हो गया। उसने उन पर विशाल मुक्के बरसाए। ह्यू उसके हमलों की ताकत देखकर हैरान रह गई। यूल चिल्लाया कि यही कारण है कि वो उसे यहाँ लेकर आए। अगर वो चीज़ शहर तक पहुंची तो बेस कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जायंट धीमा है और एलिमेंटल अटैक्स के खिलाफ कमजोर हैं, इसलिए अगर वो उस पर दबाव बनाए रखें तो वो गिर जाएगा। ह्यू ने चारों तरफ देखा और कहा कि यहाँ तो सिर्फ वो 2 लोग हैं, लेकिन उसने कहा कि उसका मतलब उन दोनों से नहीं है, उसका मतलब सिर्फ उससे है। वो हैरान रह गई क्योंकि राक्षस आगे बढ़ा और ह्यू सोचने लगी कि उसे करना क्या चाहिए। फिर यूल ने समझाया कि हीरोइक क्लास से ऊपर के आइटम्स में छिपे हुए ट्रेट्स होते हैं। अगर सही परिस्थितियां पूरी हों तो आइटम ट्रांसफॉर्म हो सकता है। साथ ही ये एक छिपी हुई क्षमता को भी अनलॉक करता है। उसने कहा कि वो ट्रेट्स सिर्फ खास शर्तों के तहत एक्टिव होते हैं और सौभाग्य से किताब उन सभी को लिस्ट करती है जिससे उन्हें बहुत बढ़त मिलती है। राक्षस के सामने खड़ी होकर ह्यू ने पूछा, क्या तुम्हें सच में इस बात का यकीन है? दूर से यूल चिल्लाया कि उसे किताब पर भरोसा करना चाहिए। बेचैन होकर उसने कहा, यह गलत लग रहा है, लेकिन वो उस पर भरोसा करती है। फिर उसने अपने ही हथियार को अपने पेट में घोंप लिया। ओगरे ने उसे कुचलने के लिए अपनी बाहें उठाईं। जैसे ही वो वार करने वाला था, सार्जेंट जैंग चिल्लाया, लेकिन यूल ने शांति से कहा कि वो ठीक है। एक लाल आभा विशालकाय और ह्यू दोनों के चारों तरफ घूमने लगी। हर शर्त पूरी हो चुकी थी। अब द फैंग ऑफ द इंपीरियल फ्लेम की छिपी हुई ताकत एक्टिव हो गई। यूल और जयांग बस ये देखते रह गए कि आगे क्या हुआ। एक इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन समन हुआ, जिसे हर मिशन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विशालकाय से टकराया और एक विशाल विस्फोट किया जो शहर के बाहर से भी दिखाई दे रहा था। जयोंग ने कहा कि अगर ये शहर के अंदर फटा होता तो ये तबाही होती, लेकिन उस हमले से भी ज्यादा खतरनाक कुछ और हो सकता है। यूल की किताब उस चीज में भयानक जानकारी है और गलत हाथों में ये पूरे शहर को नष्ट कर सकती है। फिर भी जंग सोचता है कि ये अच्छी बात हो सकती है कि हीरो ही इसे लेकर घूम रहा है। फिर सिस्टम ने ऐलान किया कि डिफेंस मिशन पूरा हो गया है। शहर के बाहर के नागरिकों को अब वापस ले जाया जाएगा। सभी जीवित बचे लोगों को इनाम मिलेगा। 300 पॉइंट्स प्लस योगदान, मॉन्स्टर किल, बेस डिफेंस और बॉस फाइट में भूमिका के आधार पर व्यक्तिगत बोनस। उन इनामों की गणना और वितरण जल्द किया जाएगा। लोग हैरान रह गए कि ये सच में एक गेम की तरह काम करता है। पॉइंट शॉप खुल गई जिससे वो हीलिंग गियर और बहुत कुछ खरीद सकते थे। सब जीवित होने पर बहुत खुश थे। हीलिंग शॉप में पॉइंट से चोटें ठीक हो सकती थीं, स्टेटस इफेक्ट्स हट सकते थे और यहाँ तक कि कटे हुए अंग भी वापस उग सकते थे। अस्पताल में नर्स ने सबको जोर देकर कहा कि पहले हीलिंग पर खर्च करें। यूल ने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि चोटों का इलाज हो सकता है, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ पर पड़ी और बाकी सबकी भी। सिस्टम ने अचानक ऐलान किया कि सारे इनाम पॉइंट्स अब शून्य हो गए हैं। सैक्रिफाइस ऑफ सॉवरेंटी इफेक्ट ने सारे इनाम ले लिए थे। दहशत फैल गई। किसी को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है और लोग अपने पॉइंट्स वापस मांगने लगे। चिंतित होकर हैगी ने यूल की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि उसे भी नहीं पता। फिर सिस्टम ने समझाया, सैक्रिफाइस ऑफ सॉवरेंटी बलि किए गए नागरिकों की संख्या के अनुपात में बढ़ता है। जितनी ज्यादा बलि, उतना बड़ा कुल इनाम।
हर किसी के लिए एक नया नोटिस आया जिसमें दिखाया गया कि मिशन पॉइंट्स किसे मिले हैं। सबके हैरानी के लिए यूल को 9 बिलियन पॉइंट्स मिले। भीड़ सन्न रह गई, फिर गुस्से से फट पड़ी। उन्होंने एमसी पर चिल्लाया और जानना चाहा कि उसे इतने सारे पॉइंट्स कैसे मिले। हेगी और जय होंग उसे बचाने के लिए आगे आए। भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर जानबूझकर सब कुछ चुराने का आरोप लगाया। बेसुध होकर उसने उनसे सुनने की गुहार लगाई और कहा कि उसे नहीं पता था कि किताब ऐसा कर सकती है। जय होंग ने उसे शांत रहने को कहा। घायलों को पहले मदद चाहिए। उसने अंदाजा लगाया कि पॉइंट्स ट्रेडेबल हो सकते हैं, इसलिए अगर यूल उन्हें बांट देता है तो ये दिखेगा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अन्यथा सबको लगेगा कि ये प्लान था। घबराकर हीरो मान गया, लेकिन जब उसने पॉइंट्स ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम खोला तो एक पैसिव स्किल एक्टिव हो गई। डेमन किंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक डिजायर क्रान ने पॉइंट्स या आइटम्स के किसी भी शेयरिंग या डोनेशन को ब्लॉक कर दिया। एमसी टूटने लगा। वो इस क्षमता से पूरी तरह हार चुका था। भीड़ उस पर चिल्लाई कि पॉइंट्स वापस करो। उसने दूसरा तरीका आजमाया, खुद हीलिंग आइटम खरीदकर बांटने का, लेकिन सिस्टम ने यह भी ब्लॉक कर दिया। घबराहट में यूल ने हैगी से किताब को जलाने के लिए कहा और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसे अलग रखने के बाद उसने फिर से सिस्टम खोला, उम्मीद करते हुए कि कुछ बदलेगा। इसके बजाय किताब अपने आप हिलने लगी, जैसे जिंदा हो। यूल निराशा में चिल्लाया, जबकि हैगी उसे देखती रही। उसके लिए साफ डरी हुई थी। उनके आसपास लोग पागल हो रहे थे। वो पॉइंट्स के लिए भीख मांग रहे थे और कुछ तो उनके बिना मर रहे थे। पहले की उम्मीद गुस्से और नफरत में बदल गई थी। अब हर कोई उसका शिकार करना और उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। भीड़ ने सार्जेंट जय ह्योंग से कहा कि मौतों की संख्या बढ़ रही है और नागरिक गुस्से में हैं। हीरो ने बड़बड़ाया कि कोई तो रास्ता होना चाहिए, कुछ ऐसा जो वो कर सकता है। फिर उसने वापस किताब उठाई, लेकिन इससे पहले कि चॉय कुछ करता, उसके सिर पर एक राइफल लगा दी गई। ये सार्जेंट जंग होंग थे। उसने चॉय को रुकने को कहा, यह बाकी सबके भले के लिए है। फिर जंग होंग ने घोषणा की कि चॉय को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पूरी भीड़ और भड़क गई। उन्होंने चिल्लाया कि गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है और स्कैमर को मारने की मांग की। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। जैसे ही भीड़ गुस्साई, जय ह्योंग चॉय के करीब आया और फुसफुसाया कि वो भाग जाए। उसे निकलना होगा, कोई जवाब ढूंढना होगा और इस समस्या को किसी तरह ठीक करना होगा। फिलहाल बस इतना ही वो कर सकते हैं। चॉय ने अपनी मुट्ठी ढीली की। वो अब भी गुस्से और हिला हुआ था। उसने सिस्टम विंडो खोली। भीड़ चिल्लाई कि वो फिर से कुछ कर रहा है, लेकिन चॉय ने पहले कदम बढ़ाया और एजिलिटी खरीदी। अगले ही पल वो गायब हो गया। भीड़ में हड़कंप मच गया। वो चिल्लाए कि चॉय भाग गया। फिर सिस्टम ने फिर से बात की। अगली बारी तक का समय 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। सब घबरा गए। ये समय ठीक होने के लिए काफ़ी नहीं था। जयहंग ने तुरंत आदेश दिया कि सभी सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ जाएं। घायलों को गाड़ियों से ले जाना था। इस बीच हेगी ने ऊपर देखा और आगे क्या होगा इसके बारे में गहराई से सोचने लगी। बचे हुए लोग जल्दी से 2 गुटों में बंट गए, वो जो लड़ेंगे और वो जो खाली करेंगे। उन्हें कहा गया कि वो अपनी सिस्टम विंडो चेक करते रहें और खाली करने वाले इलाकों के अंदर ही रहें। सबको अस्थायी बेस और सुरक्षा केंद्रों को भी याद रखना था, और अगर किसी को चॉय दिखे तो उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। बताएं कि वो कहाँ है, फिर जल्दी से निकल जाएं। किसी को भी कुछ भी फॉलो नहीं करना है। चॉय ने कहा कि अगर कोई सॉवरेंटी सैक्रिफाइस बन जाता है और इसे बाकी सबसे छिपाता है तो इसे कानून के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा। जा ह्योंग और उसकी टीम ने अगली लड़ाई की योजना बनानी शुरू की। साथ ही हिजू ने भी खुद को तैयार किया। ज्यादातर लोग खाली हो गए, अगली आपदा से पहले वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी झगड़े हुए और लोगों का विश्वास टूटने लगा। 24 घंटे बाद सिस्टम ने ऐलान किया कि एक नई बारी शुरू हो गई है। सभी खिलाड़ी अपना पासा फेंको। पॉन नंबर 8, उनका शहर 4 स्थान आगे बढ़ा। वो डेमन किंग्स सील स्क्वायर पर उतरे। सिस्टम ने कहा कि डेमोनिक पिलर गार्जियंस खंभों की रक्षा के लिए आएंगे और नागरिकों को हर खंभे को नष्ट करना होगा। अगर वो उन्हें समय पर नष्ट करने में नाकाम रहे तो डेमन किंग को समन किया जाएगा। पासे ने मिशन की समय सीमा 5 दिन तय की। 3 खंभे होंगे, हर एक की रखवाली अपने मॉन्स्टर से होगी। पहले खंभे का गार्जियन लेवल 1 है, द एमलेस फॉलन एंजल, एक खोया हुआ जीव जो बिना उद्देश्य के भटक रहा है। दूसरे का भी गार्जियन लेवल 1 है, द मैड ब्रेन्स, ये कभी बनाना बंद नहीं करता और जितनी देर तक जीवित रहता है उसके आविष्कार उतने ही घातक होते जाते हैं। लेकिन तीसरे खंभे का गार्जियन लेवल 3 है, और ये देखकर हिजू और जयांग हैरान रह गए। ये एक गोब्लिन स्वॉर्ड मास्टर है जो मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच गया और सामान्य सीमाओं को तोड़ दिया। अब वो मुहर तोड़ना चाहता है और खुद डेमन किंग को चुनौती देना चाहता है। इस बीच चॉय एक परित्यक्त गोदाम में छिपा हुआ था, बिखरे हुए कागजों और अजीब प्रतीकों का अध्ययन कर रहा था। वो मुस्कुराया भी, जैसे ये गड़बड़ी बिल्कुल वैसे ही हो रही हो जैसे वो चाहता था। वॉकी टॉकी पर किसी ने जयंग को रिपोर्ट किया कि नागरिकों ने हमला करना शुरू कर दिया है। उन्होंने फॉलन एंजल पर हमला कर दिया है। टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पूरी तरह काबू से बाहर थी। चिंतित होकर जयंग ने कहा कि उन्हें भी चलना होगा, और उसने पूछा कि क्या हिजू तैयार है। उसके आदमियों में से एक ने बताया कि वो कुछ देर पहले ही निकल चुकी है। जयंग ने थकी हुई सांस छोड़ी। सब कुछ अराजकता में बदल रहा था। उनका टीम वर्क और साफ तालमेल सिर्फ एक दिन में बिखर गया। हिजू अकेले आखिरी गार्जियन उस लेवल 3 मॉन्स्टर से लड़ने गई। वो उसे मारना चाहती है, इससे पहले कि उसकी वजह से और लोग मरें। जैसे ही उसने हमला किया, आग की लपटें बाहर निकलीं,
लेकिन जब धुआं छांटा तो उसने देखा कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। स्वॉर्ड मास्टर ने बिना परवाह किए अपनी तलवार एक बार घुमाई और उसे दूर पटक दिया। फिर एक अजीब नीली रोशनी दिखाई दी। तलवारबाज रुक गया, भ्रमित। किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। कोई शांत, स्थिर कदमों से करीब आ रहा था। उस व्यक्ति ने हिजू को हवा में पकड़ा और धीरे से नीचे उतारा। हैरान होकर उसने पूछा, तुम वापस आ गए? चॉय ने सिर हिलाया और पूछा कि क्या वो बाकी लोगों से संपर्क कर सकती है? उसके पास उनके लिए एक संदेश है। अब से सारे इनाम सिर्फ मेरे होंगे। हिजू जम गई। समझ नहीं आया, इसलिए। चॉय ने और साफ किया, सबको बता दो कि वो मेरे सामने फिर से खड़े न हो जब तक कि वो अपने इनाम भी नहीं चाहते। उसने कहा कि सबके इनाम वापस करने का कोई रास्ता नहीं है और उस शापित किताब से छुटकारा पाने का भी कोई रास्ता नहीं है। इसलिए चॉय ने अपनी स्टेटस विंडो खोली और लेवल अप करना शुरू कर दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वो हर स्टेट को मैक्स करने वाला है। हिजू हैरान थी कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। पूरे शहर में लोगों को सिस्टम अलर्ट मिले कि चॉय अपने स्टेट्स मैक्स कर रहा है और वो पागल हो गए। फिर चॉय ने हाईएस्ट ग्रेड गियर के लिए पासा फेंका। अगर वो इस स्थिति में फंसा है तो वो इसका इस्तेमाल करेगा। उसने फैसला किया था कि वो सबके खून और आंसुओं से खरीदे गए इनामों और डेमन किंग की ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। अब चॉइस खंबे के गार्जियन के सामने खड़ा था, एक लाल आभा में लिपटा हुआ। उसने अपना फैसला कर लिया था। इस शहर को गेम से बचाना और किसी तरह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना, उसके लिए अपने किए की भरपाई करने का यही एकमात्र तरीका था। इसलिए उसे परवाह नहीं है कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर मुस्कुराया। वो किसी लायक प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने के लिए उत्साहित था। ट्रॉय ने उसे रोका। उसने कहा कि उसके पास खेलने का समय नहीं है। फिर उसने एयरबॉर्न मैजिक स्नीकर्स एक्टिवेट किए, जो एक हीरोइक क्लास आइटम है जो उसे उछलने और लगभग उड़ने जैसा बनाता है। उसने गार्जियन से कहा कि रुको, वो जल्द वापस आएगा। हिजू बस घूरती रह सकती थी। उसने सच में जाना ही था। स्वॉर्ड मास्टर ने शांति से बैठकर इंतजार किया। हिजू को यकीन नहीं हो रहा था। ये सच में मान गया। वो गार्जियन कुछ भी जल्दी नहीं कर रहा है। चॉय छतों के ऊपर चला गया। चूंकि गॉब्लिन पहले हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ तभी लड़ेगा जब चॉय वापस आएगा और खुद लड़ाई शुरू करेगा। इसके बजाय चॉय ने फॉलन एंजल के सिर पर जोरदार वार किया। उसकी योजना पहले दूसरे गार्जियन से निपटने की थी। जब लोगों ने उसे देखा तो वो चिल्लाए कि वो उनके सारे पॉइंट्स जला रहा है, लेकिन जब उन्होंने आसमान में लड़ाई देखी तो वो चुप हो गए। ये था ट्रॉय बनाम पिलर गार्जियन। हर गार्जियन में एक खास ट्रेट होता है जो सिर्फ खास शर्तों के तहत दिखता है। कुछ ट्रेट्स कमजोरी दिखाते हैं, लेकिन गलत ट्रेट एक्टिवेट होने पर मॉन्स्टर और भी ताकतवर हो सकता है या उसे कोई बहुत बुरी क्षमता मिल सकती है। फॉलन एंजल ने चॉय पर जो कुछ था फेंक दिया। अगर ये गार्जियन 100 इंसानों को मार देता है तो ये इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। उस स्तर पर यह खंभे को छोड़ देता है और इंसानों का शिकार करना शुरू कर देता है। चॉय ने इस गार्जियन को जानबूझकर चुना था क्योंकि इसका ट्रेट सबसे मुश्किल है और उसने इसे सही तरीके से अनलॉक करने की योजना बनाई थी। वो इसके पंख फाड़ने में सफल हुआ। जैसे ही एंजल नीचे गिरा, चॉय ने खुद को याद दिलाया कि महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ मिशन को क्लियर करना नहीं है, बल्कि आप इसे कैसे क्लियर करते हैं। वॉकी टॉकी पर जॉरवान ने आदेश दिया कि हर कोई खंभों से कम 500 मीटर दूर रहे, जब तक वो समझ न जाएं कि चॉय क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं बता सका कि चॉय के पास सच में इनाम वापस करने का कोई रास्ता नहीं था, या उसने बस ऐसा न करना चुना। चॉय कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन इतनी ताकत वाला इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। इतना होशियार और ताकतवर इंसान शायद अगर चाहे तो पूरे शहर पर कब्जा कर सकता है। यहाँ तक कि हू भी, जिसके बारे में जाओम ने सोचा कि शायद चॉय को रोकने में मदद करेगी, वो भी फिसल रही है। वो सोचने लगा कि क्या ये मिशन भी क्लियर हो सकता है। ट्रॉय आसमान में लड़ता हुआ पूरे शहर में घूमता रहा। जॉन ने दूर से देखा। फिर उसके वाहन के पास एक लाल चमक दिखाई दी और पूरी गाड़ी पलट गई। एक सैनिक दौड़ा और पूछा कि क्या जॉन ठीक है। अभी भी चकराए हुए उसने चारों तरफ देखा और फॉलन एंजल को जमीन पर देखा। हारा हुआ ट्रॉय उसके ऊपर खड़ा था, उसके पंख पकड़े हुए। उसके हाथ में डिवाइन डिवाइडर था, एक लीजेंडरी तलवार जो उस ब्लेड का एक टुकड़ा है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित किया। ये कटे हुए मॉन्स्टर पार्ट्स को आइटम्स में बदल सकता है। जायंट ने बड़बड़ाया कि चोई ने सच में पिलर गार्जियन को हरा दिया। चॉय बस मुस्कुराया और बिना कुछ कहे गायब हो गया। जी ने नोट किया कि चोई ने कुछ भी नहीं समझाया। शायद ये सॉवरेंटी सैक्रिफाइस की वजह से है, लेकिन वो अब भी खुले तौर पर दुर्भावनापूर्ण नहीं लगता। एक सैनिक ने पुष्टि की कि गार्जियन मारा गया है और जॉन ने उन्हें मुख्यालय रिपोर्ट करने को कहा। फिर एंजल फिर से हिली। वो मरी नहीं थी। उसके खास ट्रेट की शर्तें पूरी हो चुकी थीं। द एमलेस फॉलन एंजल के पंख और प्रभामंडल को हटा दिया गया था, जिससे उसका ट्रेट करप्शन अनलॉक हो गया और एंजल बदलने लगी। वो एक नए मॉन्स्टर में बदल गई, द बीस्ट ऑफ करप्शन, एक लेवल 2 दुश्मन जिसने अपना विश्वास खो दिया और पाप में गिर गया। जयुआन की आंखें फैल गईं और उसने बड़बड़ाया कि सैन्य जीवन नर्क है। सैनिक अंदर दौड़े। जयुआन ने सोचा कि इस मिशन में सिर्फ 3 मॉन्स्टर हैं, जिसका मतलब है कि हर एक मूल रूप से आपदा स्तर का खतरा है। उसने सोचा कि क्या चोई सच में बाकी का सामना अकेले सब पर छोड़ देगा। बीस्ट ने उसे रोकने की कोशिश कर रहे सैनिकों को एक तरफ फेंक दिया। लोग भागने और मदद के लिए चीखने लगे। उनकी स्थिति अस्थिर हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने लड़ने की इच्छा खो दी थी और दुश्मन से भाग रहे थे। सबको निराशा में डूबता देख जोन चिंतित होने लगा, इसलिए वो राक्षस की तरफ मुड़ा और फायरिंग शुरू कर दी। उसे सैनिकों से उसका ध्यान हटाना था जब तक बैकअप नहीं आ जाता, लेकिन बीस्ट ने सिर्फ उसे ही निशाना बनाया। जियोन ने सोचा कि क्या वो इतनी देर तक जीवित रह पाएगा। फिर बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया।
दूर से चॉय ने खुशी मनाई। उसने कहा कि आखिरकार उसे एक पर कंट्रोल मिल गया। बीस्ट के पैरों के नीचे एक हरी रोशनी दिखाई दी और वो हिचकिचाया। फिर वो फट गया। द हेल्म ऑफ हेल्डन में एक छिपी हुई क्षमता है और उसकी शर्तें अभी पूरी हुईं। ये तब एक्टिव होती है जब पहनने वाला अंधेरे या भ्रष्टाचार प्रकार के हमले से लगभग मारा जाता है, जबकि 5 या अधिक के समूह का नेतृत्व कर रहा होता है। उस पल 10 मिनट के लिए द घोस्ट ऑफ हेल्डन इफेक्ट शुरू हो जाता है। अब जे एऑन के सारे गियर और क्षमताएं देवत्व से भर गई हैं। उसका भ्रष्टाचार प्रतिरोध बढ़ गया और उसकी शक्ति भी। बीस्ट ने भ्रम में उसे देखा। समझ नहीं आया कि क्या बदला है। फिर एक और इफेक्ट, फैनेटिक एक्टिव हो गया। पास के सैनिकों ने अपना हौसला नहीं खोया। उनका डर गायब हो गया और उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। दूर से देखते हुए चॉय ने बड़बड़ाया कि ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डार्क हो गया। इससे पहले किसी ने जे एऑन से कहा था कि वो उसे एक वर्टिकल देंगे, लेकिन उसके बाद वो अपने आप पर होगा। उसने मजाक में कहा कि ये सिर्फ एक सर्जन के लिए बहुत भरोसा था। किमोंग ने जवाब दिया कि उसे उसका दम पसंद आया। पहले तो जे एऑन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर किमोंग ने समझाया कि वो मुश्किल से स्थिति समझ पाए थे। ऐसे पल में उन्हें किसी ऐसे शांत इंसान की जरूरत थी जो देख सके और स्पष्ट रूप से निर्णय कर सके। कोई तर्कसंगत, कोई जो शांत रहे, कोई जो दबाव में स्पष्ट सोच सके। एक शांत, स्थिर संतरी। और अब हेल्डन स्पिरिट ने संभाल लिया है। जॉन चिल्लाया, सब लोग दुश्मन पर हमला करो। किमोंग सही था। जॉन सही चुनाव था। उसके नेतृत्व में टीम ने मिलकर भ्रष्ट जानवर को खत्म कर दिया। सिस्टम ने ऐलान किया कि बीस्ट ऑफ करप्शन, पहले खंबे का गार्जियन, पराजित हो गया है। सबसे बड़ा योगदान सार्जेंट जे एलन के नेतृत्व वाली इंडिपेंडेंट एस्कॉट स्क्वाड को जाता है। किमोंग ने इसे चुपचाप पढ़ा, जबकि चॉय जीत में मुस्कुराया। उसने डींग मारी कि उसने कहा था गार्जियन की एचपी बस इतनी कम हो गई थी कि जेलन की टीम अंतिम वार कर सके। भ्रष्टाचार परिवर्तन के बाद भी इसकी कम हुई हेल्थ वही रही। और चूंकि मॉन्स्टर एक नए रूप में विकसित हो गया था, इसलिए फॉलन एंजल पर चॉय का नुकसान अब नहीं गिना जाता था। इससे जेलेन शीर्ष योगदान करता बन गया, इसलिए उसे सारे इनाम मिले। उत्साहित होकर ट्रॉय अपने बगल वाले व्यक्ति की तरफ मुड़ा और पूछा कि उसे क्या लगता है। वो स्वॉर्ड मास्टर था और वो पूरी तरह से खोया हुआ लग रहा था। चोई को सुनते हुए ट्रॉय ने उसे सुनने के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वो ये सब काफ़ी समय से कहना चाहता था, लेकिन उसे बताने के लिए कोई और नहीं था। फिर उसने स्वॉर्ड मास्टर की आंखों में देखा और पूछा, एक शर्त लगाना चाहोगे? अगर मैं जीता और तुम हारे तो तुम डेमन किंग की मुहर तोड़ दोगे। स्वॉर्ड मास्टर हैरान रह गया। इस बीच ह्यू को एंटी ह्यूमन मशीनों के खिलाफ मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था। वो सिर्फ लेवल 1 थी, लेकिन वो आती ही रहीं। उसने उन्हें एक के बाद एक नष्ट किया। बचाव कॉल के बाद वो दूसरे खंबे की तरफ गई, लेकिन लड़ाई अंतहीन लग रही थी। इससे भी बदतर मशीनें विकसित होती रहीं। उसे एहसास हुआ कि उसे ये अभी खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो और ताकतवर हो जाएं। इसलिए उसने सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाया। नागरिकों को समझ नहीं आया। वो चिल्लाए कि उन्हें अपने परिवारों को बचाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, इसलिए वो ये लड़ाई नहीं छोड़ सकते। इस बीच खंबे का गार्जियन और मशीनें बनाता रहा। 2 लोग पास में छिपे थे, गार्जियन पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इसे खुद खत्म करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो हिलते, जीव ने उन्हें देखा और एक लेजर फायर किया। आखिरी सेकंड में ह्यू उनके सामने कूद गई और विस्फोट एक शॉकवेव में फट गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वो भागें, लेकिन वो उसके बाद खत्म करने से पहले ही गायब हो चुके थे। ह्यू ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन खंबे का गार्जियन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने उसे स्कैन किया और खतरे का आकलन करने लगा। पूरी जांच के बाद उसने एक खास एंटी ह्यू मशीन बनाई। वो चौंक गई। अब वो जानती थी कि ये खत्म होना चाहिए, लेकिन फिर बाकी मशीनें सीधे उस पर दौड़ पड़ीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वो सब उसी पर लॉक हो गईं, लेकिन ये वास्तव में बेहतर था। उसने विस्फोट किए और जितनी हो सकी उतनी मशीनों को गार्जियन के ठीक सामने नष्ट कर दिया। फिर वो चिल्लाई कि सब जितना हो सके दूर हो जाएं, और एक लेजर फायर किया। ह्यू हैरान रह गई, लेकिन वो चलती रही और सीधे विशाल मस्तिष्क पर एक लंबी दूरी का हमला किया। विस्फोट बहुत बड़ा था, इतना ताकतवर कि पास के नागरिक भी प्रभावित हो सकते थे। फिर भी ह्यू बहुत खुश थी, क्योंकि उसने ये कर दिखाया। सांस छोड़ते हुए उसने सोचा, ये दुनिया निश्चित रूप से आसान नहीं है। फिर एक एंटी ह्यू मशीन दिखाई दी। ये आग प्रतिरोधी थी। इसमें ड्रैगन स्लेयर था और सिर्फ ह्यू को अतिरिक्त नुकसान पहुंचाती थी। वो हैरान रह गई। एक मशीन जो सिर्फ उसे मारने के लिए बनी थी। ये एक चमक में उसके पीछे आई और जोर से वार किया। उसने मुश्किल से इसे रोका, लेकिन उसकी नज़र धुंधली होने लगी। जैसे ही वो बेहोशी की तरफ जा रही थी, उसने ट्रॉय को आते देखा। वो खंबे के गार्जियन की तरफ उड़ा और उसका सिर फाड़ दिया। बेहोश होने से ठीक पहले उसने उसे विशाल मस्तिष्क को पकड़े देखा और सोचा कि वो क्या कर रहा है। फिर वो बेहोश हो गई। एक विशाल विस्फोट ने युद्ध के मैदान को हिला दिया। एंटी हाजुमा मशीन उस जगह की तरफ बढ़ी जहां वो गिरी थी, लेकिन वहां सिर्फ खून बचा था। लक्ष्य चला गया था, इसलिए मशीन ट्रैकिंग मोड में बदल गई। बिना सिर के भी खंबे का गार्जियन अभी भी जिंदा था। इसके खास ट्रेट की शर्तें पूरी हो गई थीं। द इंसेन ब्रेन्स के सामूहिक मस्तिष्क को नष्ट करना नया ट्रेट इंसेन ऑर्डर है। अब ये अपनी आखिरी बनाई गई चीज़ को दोगुनी गति और उत्पादन के साथ मास प्रोड्यूस करता रहता है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुख्य शरीर नष्ट न हो जाए। दुश्मनों की लहरें बाहर निकलीं और लोगों पर चार्ज कर दिया। खंबे को गिराने में बहुत समय लगा और अब बहुत से नागरिक डर के मारे छिपे हुए थे। लोगों को एहसास हुआ कि पहला खंबा उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन है और उनके पास पर्याप्त फायर पावर नहीं है। साथ ही
दूसरा खंभा राक्षसों से भरा हुआ था और दहशत फैल गई। लोगों ने चिल्लाकर कहा कि घायलों को तुरंत बाहर निकाला जाए। फिर आखिरकार सैन्य सुदृढ़ीकरण पहुंचा। ट्रॉय ने देखा और सोचा वो उन सबको खुद खत्म कर सकता था, लेकिन इससे कुछ हल नहीं होता। अगर वो पूरा गेम जीतना चाहता है, न कि सिर्फ अपने सामने वाला मिशन, तो पूरे शहर को मजबूत होना होगा। और उसके लिए उसे पहले एक अच्छे कमांडर की ज़रूरत है। वो है जे उसे भी किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके पीछे लोग एकजुट हो सकें। एक चैंपियन यूनिट। वो है ह्यू। वो अचानक उठी और पलकें झपकाईं। मैं जिंदा हूँ, उसने पूछा। वो मुड़ी और पूछा कि क्या उसे बचाने वाला व्यक्ति वहाँ। फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसके बगल में स्वॉर्ड मास्टर है। वो हाँफी और चीखी, लेकिन उसने उसे शांत रहने को कहा। ह्यू ने जल्दी से माफ़ी मांगी, कहा कि उसने उसे डरा दिया। फिर वो और भी हैरान हो गई जब गार्जियन ने बात करना शुरू किया। उसने कहा कि उसने उसके घावों का इलाज किया, लेकिन समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें शुरू करना होगा। उसने उससे कहा, तुमने एक बार कुछ कहा था, एक बड़े नुकसान के बाद हमेशा एक ही होता है। एक महान गुरु खोजो, कठिन प्रशिक्षण लो और मजबूत होकर वापस आओ। ह्यू पूरी तरह से भ्रमित होकर बस घूरती रही। इस बीच एंटी ह्यू मशीन ने उसे फिर से ढूंढ लिया और उसकी स्थिति की तरफ रॉकेट की तरह दौड़ी। जैसे ही उसने उसे लॉक किया, उसने अपना किल सीक्वेंस शुरू किया। उसने ह्यू पर एक घातक ब्लास्ट फायर किया, लेकिन तभी चॉय ने बीच में ही कट लगा दिया। हाँसते हुए उसने खुलासा किया कि उसने द इनसेन ब्रेन के सिर से मशीन को धोखा दिया था, जो अब एक हीरोइक क्लास आर्टिफैक्ट है। चूंकि मशीन की टारगेटिंग लॉक है, चॉय ने उसके हमले को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया। एक विशाल विस्फोट हुआ। एक चमकदार नीला ब्लास्ट एक इमारत को चीरता हुआ पहले खंभे में जा घुसा, जिसे नागरिक नष्ट नहीं कर सके। सब स्थिर हो गए। जैसे ही खंभा ढह गया, चॉय ने शांति से देखा और कहा कि इतना नुकसान काफी होना चाहिए। फिर वो मुस्कुराया और मशीन को मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसने सच में उन्हें वहां बचा लिया। इस बीच ह्यू ने स्वॉर्ड मास्टर के साथ प्रशिक्षण लिया। उसने उसे उस ताकत का इस्तेमाल करने को कहा। उसने सिर हिलाया। तैयार? तलवारबाज ने अपनी टोपी नीचे की और चुपचाप कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज को मत भूलना। वो ताकत असल में उसकी नहीं है, इसलिए बहुत जोर लगाने से उसे चोट पहुंचेगी। बहुत ज्यादा उधार लेने के बजाय उसे सिर्फ उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना वो कंट्रोल कर सकती है। जैसे ही उसने खुद को थकाए बिना हमला किया, स्वॉर्ड मास्टर ने उसे याद दिलाया कि ताकत को आप पर काबू नहीं करना चाहिए, आपको उस पर काबू करना चाहिए। नए दृढ़ संकल्प के साथ हायू ने गार्जियन पर हमला किया, लेकिन बार बार वार करने के बाद वो जमीन पर गिर गई, थकी हुई। हाँफते हुए उसने पूछा कि क्या चोई ने सच में उस पर दांव लगाया था कि वो उस मशीन को हरा देगी। उस आदमी ने हाँ कहा। ह्यू ने उसे देखा। क्या ये भी संभव है? स्वॉर्ड मास्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने आह भरी, कहा कि उसकी चुप्पी मददगार नहीं है। फिर उसने पूछा कि उसने उसे प्रशिक्षण क्यों दिया, वो ट्रॉय पर क्यों भरोसा करती है और वो बिल्कुल मजबूत क्यों बनना चाहती है। वो धीरे धीरे उठी, ईमानदारी से। वो नहीं जानती, बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं समझती। ये गेम, ये मिशन, वो इतनी होशियार नहीं है कि सिर्फ सोचकर सब कुछ समझ जाए। इसलिए उसे पहले अपने शरीर को मजबूत करना होगा। शायद अगर वो चलती रहे तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। वो तनाव में आई और कहा कि वो बस ऐसे ही जीती है। स्वॉर्ड मास्टर मुस्कुराया। उसने सोचा था कि चॉय उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो गलत था। वो अलग है, एक मार्शल आर्टिस्ट जो अपना रास्ता खुद चुनती है। वो मुस्कुराया, अपने दांत दिखाते हुए। फिर उसने कहा, अब उसके प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। 3 दिन बाद लोग अभी भी एक साथ छिपे हुए थे, थके हुए, चोटिल और टूटे फूटे। जो बाहर निकल गए थे वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी बाहर हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पॉइंट्स खोने पड़ सकते हैं। दूसरे ने तर्क दिया कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो वो मिशन भी असफल कर सकते हैं। फिर एक जोरदार दरार कुछ शरण स्थल में घुस गया। ये एंटी ह्यू मशीन अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने कमरे को स्कैन किया और अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। फिर उसने पास के सब पर हमला करना शुरू कर दिया। दहशत फैल गई। लोग मशीन से बचने की कोशिश में फर्श पर गिर गए। अचानक सबने ऊपर देखा। कोई प्रवेश द्वार से अंदर गिर रहा था। एक औरत ने पलकें झपकाई और पूछा, क्या वो कोई फरिश्ता है? नहीं, वो ह्यू है, और वो अब बहुत मजबूत है। सिस्टम ने ऐलान किया कि स्पेशल इवेंट की शर्तें पूरी हुईं। ह्यू द गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर की शिष्या बन गई और उसने उसकी मार्शल आर्ट्स विरासत में ली। उसका इनाम हीरोइक क्लास, गियर या बेहतर है, और अब उसने हीरोइक कवच पहन रखा है। चॉय ने उधर देखा और स्वॉर्ड मास्टर से उसके गियर के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा कि यह कभी उसका था। चॉय ने सिर हिलाया और उसके मौके पूछे। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा कि यह 50 बटा 50 है। वो मशीन उसका मुकाबला करने के लिए बनी थी, लेकिन ह्यू के पास अब नई मार्शल आर्ट्स हैं। मशीन ने पूरी रफ्तार से उस पर हमला किया, उसे एक ही वार में खत्म करने की कोशिश की। स्वॉर्ड मास्टर ने कहा कि अगर उसके द्वारा बोया गया बीज सही समय पर खिलता है तो वो चीज़ उसकी दुश्मन नहीं रहेगी। ह्यू को एक नई स्किल मिली है, अप्रेंटिस ऑफ द स्वॉर्ड मास्टर, और उसका क्लोज रेंज वेपन स्किल तेजी से बढ़ रहा। दिन 3, 15 घंटे और 34 मिनट। मिशन में सिर्फ पहला खंभा गिरा है। वैन में सैनिक गुस्से से भरे हुए थे। दिन 3, 17 घंटे और 21 मिनट। दूसरे खंभे का गार्जियन आखिरकार हार गया। दिन 3, 21 घंटे और 1 मिनट। एंटी ह्यू मशीन गिर गई। सब हैरान रह गए। दिन 4, 0 घंटे और 3 मिनट। ह्यू लौटी, उसके पीछे नागरिकों का एक समूह लेकर। ज्यादातर लोग लड़ाई में वापस आ गए थे। दिन 4, 3 घंटे और 44 मिनट। दूसरा खंभा आखिरकार नष्ट हो गया।
ये देखकर लोगों को फिर से उम्मीद जगी। वो सोचने लगे कि शायद वो सच में चॉय की मदद के बिना ये पहला मिशन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका ख्याल था। स्वॉर्ड मास्टर ने चोई को बताया कि अब उसकी शिष्या के लिए अपना वादा निभाने का समय आ गया है। लोगों ने सेना के साथ मिलकर संगठित होना शुरू किया। उन्होंने हथियार और आपूर्ति इकट्ठी की। किमोंग ने जैजोंग को रेडियो किया, मजाक में कहा कि उसने उस आदमी को टोही के लिए भेजा था और अब वो एक जनरल की तरह काम कर रहा है। फिर उसने आह भरी और कहा कि वो घायलों को उन पर छोड़ दे और जो करना है करे, वो पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। उसने फिर से रेडियो किया और कहा कि अगर जैजिसन ये कर दिखाता है तो वो खुद उसे प्रमोट करेगा। लेकिन जैजिसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस घर जाना चाहता है। फिर ह्यू ने आकर कहा कि उन्हें चलना होगा। उसने पूछा कि क्या वो सच में ठीक होगी। उसने सिर हिलाया और कहा कि उसने अपने गुरु से वादा किया था कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो दुश्मन होंगे। जे ने भ्रमित होकर पलकें झपकाईं और बड़बड़ाया कि ये अब किसी दूसरी ही जॉनर की तरह लग रहा है। जे सोचता है कि क्या वो सच में ये जीत सकता है। ये एक लेवल 3 मॉन्स्टर है। यहाँ तक कि ह्यू भी एक को नहीं हरा सकी। लोग मरने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। उनमें से बहुत से बच नहीं पाएंगे। जे बस सोच सकता है कि ट्रॉय वास्तव में क्या है। फिर जयॉन और ह्यू दोनों ने अचानक ऊपर देखा। आसमान में एक विशाल दरार खुल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन ट्रॉय सीधे उसकी तरफ उड़ रहा था। एक शक्तिशाली कदम के साथ ट्रॉय ने ऊपर के विशाल घेरे में एक लात मारी। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। फिर सिस्टम ने ऐलान किया कि डेमन किंग सील टूट गई है और मिशन का उद्देश्य बदल गया है। सील टूट गई और अंतहीन जीव बाहर निकलने लगे। एक चेतावनी दी गई, नया मिशन, डेमन किंग को मारो। असफल हुए तो गेम खत्म। पूरे शहर में दहशत फैल गई। लोग ट्रॉय पर चिल्लाए, उसे पागल कहा। जे ओवन चौंक गया। ट्रॉय क्या कर रहा है? यहाँ तक कि स्वॉर्ड मास्टर ने भी नहीं सोचा था कि वो सच में ये करेगा। फिर भी ये इंसान काफ़ी दिलचस्प साबित हो रहे हैं। वो डेमन किंग सील की तरफ दौड़ा, लड़ने के लिए तैयार। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, उसने हमला कर दिया। जो भी फॉलन एंजल बाहर आया, उसे काट दिया गया। उसने उन्हें एक के बाद एक गिराया। जान और ह्यू बस घूर सकते थे। स्वॉर्ड मास्टर ने इसे अपनी शिष्या के लिए एक उपहार और एक कार्य दोनों कहा। फिर ह्यू को चेतावनी दी कि इसे गंभीरता से लें। फिर वो एक आखिरी वादे के साथ अलग हुआ। वो फिर मिलेंगे जब किस्मत उन्हें साथ लाएगी। उसके बाद वो लड़ाई में गायब हो गया। साथ ही ट्रॉय को एक नया आइटम मिला, द एंजल्स हेलो, एक लीजेंडरी एक्सेसरी जो अपने पहनने वाले को डेमोनिक क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करता है। डेमन किंग के सामने खड़े होकर ट्रॉय ने बड़बड़ाया, यहाँ आना मेरी उम्मीद से आसान था। फिर उसने पूछा, अरे क्या तुम डेमन किंग ऑफ सॉवरेंटी क्रान हो? जीव खड़ा हुआ और गुर्राया कि उसने कभी ये नाम नहीं सुना। फिर उसने पूछा कि एक इंसान यहाँ कैसे पहुंचा। ये कुंबाबा है, डेमन किंग ऑफ अथॉरिटी, एक डिफिकल्टी 6 बॉस जो अपने नंगे हाथों से चीज़ों को कुचलना पसंद करता है। ट्रॉय को झटका लगा। उसने सोचा था कि सारे डेमन किंग एक दूसरे को जानते हैं। एक पल के लिए पीठ फेर कर उसने बड़बड़ाया, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। फिर जोड़ा, इसके लिए माफ़ करना, तुम्हारा असली प्रतिद्वंद्वी आ रहा है, तो बस इंतजार करो। डेमन किंग ताना मारकर हंसा, अपमानित हुआ और ट्रॉय पर झपटा। कोए ठीक समय पर वापस आया और उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ठीक उसी पल स्वॉर्ड मास्टर आया और उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। डेमन किंग पहले से ही खून बहा रहा था और ट्रॉय हर हमले को आसानी से चकमा दे रहा था। राजा के हाथ फटे हुए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। कोई बस मुस्कुराया और कंधे उचकाए। माफ करना, वो एक एक्सीडेंट था। डेमन किंग को यकीन नहीं हो रहा था, एक इंसान ये कैसे कर रहा है। ट्रॉय ने एक छोटा सा झुकाव किया, मेरी गलती, वो एक्सीडेंट था। डेमन किंग गुस्से से भड़क उठा कि ट्रॉय उसका मजाक उड़ा रहा है। अब वो थोड़ा घबरा गया। ट्रॉय ने स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो स्विच इन करेगा, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर ने शांति से जवाब दिया, वो अब मेरे पीछे नहीं है, उसकी नज़र तुम पर है। तब ट्रॉय को एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है। योजना सरल थी। गोब्लिन स्वॉर्ड मास्टर अकेले डेमन किंग का सामना करेगा। छिपी हुई घटना, मार्शल आर्टिस्ट फेट को क्लियर करने का यही एकमात्र तरीका था। इसमें स्वॉर्ड मास्टर को मरना था, डेमन किंग को अपने साथ लेकर। अगर ऐसा होता तो रिवॉर्ड पूल फट जाता और हर नागरिक को बड़े पॉइंट बोनस मिलते। लेकिन अब वो योजना खत्म हो गई थी। कोयोटे जोर से जमीन पर गिरा। उसे नया गियर मिला, द हियर्स बैटल जैकेट, एक लीजेंडरी आर्मर। उसने आह भरी, मैं इसका क्या करूं? आखिरकार उसने इंतजार करने का फैसला किया। सबको राक्षसों का शिकार करके पॉइंट्स कमाने दो और इससे पहले कि और लोग मरें, मिशन खत्म करो। इस बीच स्वॉर्ड मास्टर चुपचाप देखता रहा, जैसे डेमन किंग ट्रॉय को कुचलने की कोशिश करता रहा। उनके आसपास पंख वाले राक्षसों के शवों के ढेर बढ़ते जा रहे थे। सैन्य दस्ते नागरिकों को पीछे हटने के लिए चिल्ला रहे थे। वो राक्षसों को रोकेंगे। जॉन थक चुका था। राक्षस उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। लोग तेजी से घायल हो रहे थे और जॉन ने कड़वाहट से महसूस किया कि जिस पल ट्रॉय ने मुहर तोड़ी, वो पूरे शहर का दुश्मन बन गया। अगर कोई यहाँ मरा तो सब कुछ बिखर सकता था। ही जो एक शेल्टर की तरफ गई जहाँ से बैकअप की कॉल आई थी, आधे रास्ते में उसने हवा में उड़ान भरी और अपने रास्ते में आने वाले हर पंख वाले राक्षस को जला दिया। उसने लोगों को खाली करने के लिए चिल्लाया, लेकिन नागरिक गुस्से से भरे थे। अगर वो पागल ट्रॉय ने मुहर नहीं तोड़ी होती तो ये मिशन तब तक खत्म हो चुका होता। ह्यू ने कुछ नहीं कहा। फिर कोई उसके पास आया और बोला, तो तुम बस इसे जाने दे रही हो? उसने सोचा था कि लोगों को अपने बॉयफ्रेंड को गाली देते सुनकर वो भड़क उठेगी, लेकिन शायद वो उससे ज्यादा ठंडी है। बोलने वाला था कांजूवू, लेवल 1 ऑर्डिनरी सिटीजन। चिढ़कर ह्यू ने पूछा कि किसने कहा कि ट्रॉय उसका बॉयफ्रेंड है। कांजू ने बस कंधे उचकाए।
फिर उसने उसे अपना कुकी बैग उछाल दिया। उसे बचाने और उन्हें एस्कॉर्ट करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। उसने अंदर देखा तो आधी कुकी बची थी। अचानक स्वॉर्ड मास्टर ट्रॉय के सामने आ गया और उसे पीछे हटने को कहा। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या ट्रॉय को उससे लगाव हो गया है। परेशान होकर ट्रॉय ने कहा कि किसी और दुनिया में उन्होंने साथ में शराब पी होती। फिर स्वॉर्ड मास्टर सीधे वापस लड़ाई में चला गया। काइजू को थोड़ा बुरा लगा। मार्शल आर्टिस्ट डेस्टिनी को ट्रिगर करने में बहुत देर हो चुकी थी, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी वो दोषी महसूस करता। फिर सिस्टम ने अचानक ऐलान किया कि गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के साथ उसकी दोस्ती मैक्स लेवल पर पहुंच गई है, जिससे क्रेन की एक छिपी हुई क्षमता अनलॉक हो गई। ट्रॉय हैरान था। उसे पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अपनी किताब के नीचे देखकर वो हैरानी से मुस्कुराया कि ये क्या कर सकती है। गॉब्लिन अब थका हुआ। उसने कहा कि डेमन किंग उसकी उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन अब अपनी आखिरी चाल चलने का समय आ गया था। एक ऐसी तकनीक जिसमें उसकी जान जा सकती थी। ये सब अपने दोस्त और अपनी छात्रा के लिए। लेकिन ट्रॉय पहले आया। उसने डेमन किंग पर चार्ज किया और उसे स्वॉर्ड मास्टर के काम करने से पहले ही हरा दिया। स्वॉर्ड मास्टर हैरान रह गया। यहाँ तक कि डेमन किंग भी इस पर यकीन नहीं कर सका। फिर दुश्मन फट गया और सिस्टम ने घोषणा की, डेमन किंग पराजित, शीर्ष योगदानकर्ता। ट्रॉय स्वॉर्ड मास्टर के पास शब्द नहीं थे। वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ। फिर एक और अलर्ट आया। हर समन मॉन्स्टर का सफाया कर दिया गया है। गॉब्लिन गायब होने लगा, लेकिन ट्रॉय ने दौड़कर उसे रोका, मुस्कुराते हुए और अपनी किताब पकड़े हुए। उसने अभी एक नई क्षमता अनलॉक की थी। अब वो 4 सॉवरेन मास्टर्स की भर्ती कर सकता है और उस जीव के साथ एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। सिस्टम ने पूछा, क्या आप गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं? उस सब के बाद ट्रॉय आसमान से गिरा। सोच रहा था कि इंसान अब उससे नफरत करते हैं और उसने राक्षसों के साथ गठबंधन भी कर लिया है। अब वो संधि के द्वारा स्वॉर्ड मास्टर से बंधा है। ट्रॉय को एहसास हुआ कि वो इंसान होने से और दूर जा रहा है। एक नया नोटिस आया, जीवित नागरिकों को इनाम मिलेगा। मूल इनाम 800 पॉइंट्स हैं और सबसे बड़ा इनाम ट्रॉय को जाता है, 2 लाख पॉइंट्स। इससे सब और गुस्सा हो गए। यू ने गहरी सांस ली। कॉन्ग ने दूर से देखा। ट्रॉय को आसमान से गिरते देख उसने सोचा कि क्या वो आदमी एक गोल्डन हीरो है या एक टाइम बम जो फटने वाला है। जंग ने सोचा कि वो गेम्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये गेम एक बेस डिफेंस गेम जैसा लगता है जिसमें बड़ी तैनाती होती है। इसलिए वो सोचने लगा कि क्या यहाँ एक मैक्स आउट यूनिट का होना कभी संभव था? क्या कोई सच में इतना ताकतवर हो सकता है कि डेमन किंग को हरा दे, या फिर ट्रॉय सिर्फ एक ग्लिच है? फिर सिस्टम ने अचानक रिपोर्ट किया, एक असामान्य यूनिट का पता चला है। इसका लेवल मैक्स है और स्टेट्स मैक्स हैं। अब एक विकल्प चुना जाना चाहिए, खत्म करें, रीसेट करें, अधीन करें या समन करें। खिलाड़ी ने यूनिट को खत्म करना चुना। किसी चीज़ ने ट्रॉय को रोक दिया। उसने सोचा कि क्या वो कल्पना कर रहा है, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। फिर सिस्टम ने जवाब दिया, त्रुटि, कमांड निष्पादित नहीं की जा सकी। चुनी गई यूनिट की पूरी जांच शुरू होती है। कोए का प्रोफाइल दिखाई दिया। फिर उसकी यूनिट को हिडन मार्क कर दिया गया। दूसरे खिलाड़ी अब उसे नहीं देख सकते थे। अब से ट्रॉय सिस्टम के लिए अदृश्य है। खिलाड़ी अब गेम में वापस आ सकता है। इस बीच नागरिक जश्न मनाने लगे और दुकान में पॉइंट्स खर्च करने लगे। एक संदेशवाहक ने एक मैजिक एक्सेसरी का इस्तेमाल करके इनाम विश्लेषण के नतीजे घोषित किए। 7 तरह के पासे हैं। हर एक के अलग अलग नंबर होते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 20 और 100 फेस। ज़्यादातर कुछ खास क्लासेस से जुड़े होते हैं और वो रैंडम आइटम, हथियार, टूल्स और गियर जनरेट करते हैं। जेसन, उदाहरण के लिए, एक डेस्टिनी स्पॉक मिला, एक हीरोइक एक्सेसरी जो हमेशा वापस आती है, कभी खोती नहीं और साफ रहती है। उसने इसे देखा और बड़बड़ाया कि हाई ग्रेड गियर हमेशा उपयोगी नहीं होता। इस बीच बाकी सब अपने मिले चीज़ों से बहुत खुश थे। उन्होंने व्यापार, बिक्री और सौदे करना शुरू कर दिया। शहर ने भी संगठित होना शुरू कर दिया। कुछ ने अगले मिशन के लिए हमलावरों की भर्ती की, जबकि अन्य ने निकासी क्षेत्रों के लिए रक्षकों की तलाश की। जॉन ने हियो से पूछा कि क्या वो सच में जा रही है। उसने सिर हिलाया। हाँ, सैन्य मेरे लिए सही नहीं है। बहुत से लोग अभी भी डर के मारे छिपे हैं और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। फिर भी उसने कहा कि वो मिशनों का समर्थन करती रहेगी, इसलिए जॉन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे जाते देख उसने सोचा कि वो धीरे धीरे इस पागल दुनिया के आदी हो रहे हैं। दूर से ट्रॉय ने चुपचाप देखा। नागरिक एक ठोस शुरुआत कर रहे हैं। भविष्य के मिशनों के लिए उन्हें जिस चैंपियन की ज़रूरत होगी और सेना, दोनों ने अपनी भूमिकाएं पाली हैं। अब मायने ये रखता है कि वो यहाँ से कहाँ जाते हैं। अगर ट्रॉय की योजना विफल होती है तो शहर अपने ही लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। कोई सोचने के लिए रुका। फिर किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। वो मुड़ा और कॉन्गजी वू को देखकर हैरान रह गया। वो लेवल 5 थी, एक साधारण नागरिक। कोई ये देखकर दंग रह गया कि वो कहीं से निकली। जब उसने पूछा कि वो कैसे आई, तो उसने मामूली अंदाज में कहा कि बस चढ़ आई। वो करीब आई और ट्रॉय तन गया। किंग ने कहा कि उसे लगा था कि वो यहाँ अकेला बैठा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पहले से ही इसका आदी है। कोई ने नाराज होकर पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा कि आज कुछ नहीं सुधर सकता, लेकिन वो बाद में वापस आएगी। ट्रॉय ने पलकें झपकाईं, कन्फ्यूज। तो फिर वो उसे ढूंढने क्यों आई? कॉन्ग मुस्कुराई और कहा कि वो अपनी किताब को घूर कर ये नहीं समझ पाएगा। कोई ने जवाब दिया कि विचार डेटा में नहीं दिखते। जैसे ही वो जाने को मुड़ी, कॉन्ग ने जोड़ा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी।
उस बेवकूफ़ का चेहरा जो पूरे शहर पे राज कर सकता था और फिर भी सबसे मुश्किल रास्ता चुना। फिर वो एक रस्सी के सहारे इमारत से कूद गई। ट्रॉय पूरी बात से हैरान रह गया और उसके अचानक जाने ने उसे सच में हिला दिया। फिर एक सिटी वाइड नोटिस आया, शहर का अनुभव स्तर बढ़ गया है, शहर अब लेवल 1 है और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। लोग अब इंटरफेस विंडो को कस्टमाइज कर सकते हैं, दोस्तों को लॉक या जोड़ सकते हैं और एक दूसरे को सीधे संदेश भेज सकते हैं। शहर के कुछ हिस्सों के बुनियादी ढांचे में भी भौतिक सुधार होंगे। ट्रॉय को एहसास हुआ कि जब भी नागरिक पॉइंट्स खर्च करते हैं तो शहर का अनुभव बढ़ता है। इससे उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई क्योंकि उसके अपने पॉइंट्स इसमें नहीं गिने जाते। फिर उसे एक नया विचार आया, मेरे द्वारा खर्च किए गए पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं। उसने अंदाजा लगाया कि पॉइंट्स शायद किताब के अंदर के डेमन के पास जा रहे हैं। इससे वो सोचने लगा कि क्या उसे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी जारी रखना चाहिए। कहीं और जे योंग को एक नया बैज मिला, उसे सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया था। किमोंग बहुत खुश था, लेकिन जे योंग थका हुआ लग रहा था। दूर से देखते हुए कॉन्ग ने बड़बड़ाया कि वो अच्छा कर रहे हैं। फिर भी वो सोचती रही कि इतने खतरनाक शहर में उस जैसी कमज़ोर किसी की क्या जगह है। साथ ही ट्रॉय किताब के साथ चुपचाप बैठा रहा। फिर एक संदेश आया, एक नई बारी शुरू हो गई है। वो गोल्डन गॉड्स हाउस ट्रैप में प्रवेश कर चुके हैं। शहर को गोल्डन गॉड ने ले लिया है और अगर उन्होंने समय से पहले उसे संतुष्ट नहीं किया तो गेम ओवर। उसका लालच स्तर 2 है, 4 मैप्स होंगे और मिशन 2 सप्ताह तक चलेगा। जे योंग ने इसे पढ़ा, इस बात से हैरान था कि सिस्टम कितना बदल गया है। इस बार उन्हें समन मैप्स पर खजाना ढूंढना है और उसे वापस लाना है। वो जितना मूल्यवान होगा, गोल्डन गॉड उतना ही प्रसन्न होगा। लेकिन खजाना सिर्फ शहर के अंदर ही मूल्यांकित किया जा सकता है। लोग कंफ्यूज हैं। इस बार शहर में कोई राक्षस नहीं दिख रहा है और वो पहले मान लेते हैं कि अगर कोई मिशन क्लियर करता है तो सब इनाम बांट लेंगे। फिर एक और नोटिस आया, इस बार कोई साझा इनाम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर इनाम मिलता है कि वो गोल्डन गॉड को कितना संतुष्ट करता है। इससे तुरंत लोग नाराज हो गए, खासकर वो जिनके पास असली लड़ाकू गियर नहीं था। ह्यांजा ने प्रतिक्रिया देखी, मिशन का विवरण लंबा और गड़बड़ था, इसलिए उसने बाकी सब छोड़ दिया और सीधे अंदर घुस गई। उसने अकेले पूरे मैप को खोजने का फैसला किया। किमर ने दूर से देखा, उनके शोधकर्ता को पासे से अविश्वसनीय रूप से अच्छी किस्मत मिली है और अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो इस मिशन को शहर की विकास योजना का पहला चरण पूरा करना चाहिए। तब तक वो द बुक ऑफ क्रिस्टीना का इस्तेमाल करता रहेगा। उसके बाद वो इससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढेगा। अचानक किताब से एक तलवार निकली और सीधे चॉय की छाती में जा घुसी। वो जम गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। किताब उसके हाथ से गिर गई और एक सिस्टम मैसेज आया, पिछले मिशन से सॉवरेंटी बलियों की संख्या 0 है। ट्रॉय ने अपनी छाती पकड़ी, दर्द से अभिभूत। फिर सिस्टम ने बताया कि यह डेमन किंग की सजा है। डेमन किंग क्रिस्टीना ने उसे डांटा कि उसने कुछ नहीं किया। जब तक उपयोगकर्ता सॉवरेंटी बलि नहीं देता, वो तीव्र दर्द सहता रहेगा और एचपी खोता रहेगा। अगर उसकी एचपी 0 होने से पहले कोई बलि नहीं दी जाती तो वो मर जाएगा और द बुक ऑफ क्रिस्टीना एक नया मालिक चुनेगी। सेक्टर ए, जंगल। एक समूह को कुछ ऐसा मिला जो एक अपंजीकृत डंगौन जैसा लग रहा था। एक लड़का उत्साहित था कि वो इसे अपने पास रख सकते हैं। दूसरा इसे सैन्य को रिपोर्ट करना चाहता था और 50 पॉइंट्स प्रत्येक लेना चाहता था। पहले लड़के ने ताना मारा, 50 पॉइंट्स का क्या होगा। वो ब्लैक फ्लेम ड्रैगन लेकर चल रहा था, एक ऐसा हथियार जो मध्यम आग का नुकसान पहुंचाता है और सही हाथ में मजबूत हो जाता है। उनकी टीम का नाम कॉन्ग्स एंड रोजेस था। नेता कॉन्ग डॉयब था, लेवल 3। उनमें से 4 थे। सभी इस नई दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक काली आकृति डंगौन से बाहर निकली। समूह पीछे हट गया। एक ने सोचा कि यह कोई गेटकीपर मॉन्स्टर है और दूसरे ने कहा कि पैटर्न अब पढ़ने में आसान हो गए हैं। वो कभी रेड लीडर और गिल्ड मास्टर हुआ करते थे, इसलिए ये दुनिया उन्हें एक गेम लगती थी जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि बाहर आने वाली आकृति चॉय है। उसने मामूली अंदाज में उन्हें बताया कि अंदर बॉस है। फिर उसने डंगौन की जानकारी और अंदर दुश्मनों से निपटने के तरीके के बारे में बताना शुरू कर दिया। टीम ने अपने कान बंद करने की कोशिश की। उम्मीद नहीं थी कि ये सुने, लेकिन चॉय बात करता रहा। बाद में कॉन्ग ने निराशा में कहा, वो मिशन के पहले ही दिन सॉवरेंटी बलि बन गए। हर कोई इस बात से गुस्से में था कि यह कितना अनुचित था और उनमें से एक ने कहा कि किसी को तो चॉय को रोकना होगा, लेकिन दूसरे ने बताया कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो मैक्स लेवल का है और उसके पास एक मिथिकल हथियार है, इसलिए उन्होंने मिशन छोड़ दिया और चुप रहे। अब वो सॉवरेंटी सैक्रिफाइस आइसोलेशन जोन में फंस गए थे। अंदर लोग नोट्स की तुलना कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि चॉय उन्हें कैसे पकड़ता रहा। एक जंगल में, दूसरा घाटी में। वो इससे तंग आ चुके थे। उनके लिए चॉय एक डेमन जैसा लगता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उस जैसा कोई कभी अच्छा इंसान रहा हो। वो यही चाहता था। उसने लोगों को इतना डरा दिया कि उन्होंने लगभग पूरी सॉवरेंटी चीज़ छोड़ दी और इसके बजाय खजाना ढूंढने चले गए। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि चॉय को फायदा हो, इसलिए वो आइसोलेशन जोन में वापस आ गए। वहाँ हर कोई बहुत तनाव में और थका हुआ था। चॉय द्वारा उन्हें बोर्ड पर मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाने से सिस्टम ने ऐलान किया कि रिकॉर्ड किए गए सॉवरेंटी बलियों की संख्या 2000 तक पहुंच गई है। डेमन किंग थोड़ा संतुष्ट है, इसलिए सज़ा थोड़ी कम कर दी गई है। कोय ने देखा कि अब दर्द थोड़ा सहनीय हो गया है। इनमें से कुछ भी आइटम के विवरण में नहीं था। उसे कभी भी डेमन किंग की इस तरह की सज़ा की उम्मीद नहीं थी, जिसका मतलब है कि किताब अपनी प्रकृति का कुछ हिस्सा छिपा रही थी। फिर भी चॉय ने राहत महसूस की। दर्द की ये मात्रा प्रबंधनीय थी। ये अभी भी उसके द्वारा नियोजित सीमा के भीतर थी।
डेमन किंग को लग सकता है कि ये सज़ा चॉय को उसके नियंत्रण में रखती है, लेकिन वास्तव में चॉय ही नियंत्रण में है। सेक्टर बी में घाटियाँ एक पंख वाला राक्षस एम्परर ग्रिफॉन के घोंसले के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ग्रिफॉन लेवल 3 है, लेकिन उसके घोंसले में उससे लड़ना इसे और भी खतरनाक बनाता है। वो अचानक सीधे चॉय की तरफ उड़ता है। इस बीच हान्यू एक अलग राक्षस से लड़ रही है, एक स्टोन ट्रोल लेवल 2। घाटियों में रहने के लिए अनुकूलित उसे कुछ याद आया जो उसके गुरु गॉब्लिन मास्टर स्वॉर्ड्समैन जैक ने एक बार उसे बताया था। ताकत को नियंत्रित करने के लिए नहीं बनाया गया था। मॉन्स्टर को मारने के बाद उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया। उसका शिष्य और भी मजबूत हो गया है। फिर उसने अचानक अपने बगल में कांजू को देखा, खुशी से एक खजाने का बक्सा खोल रहा था। हान्यू ने भ्रमित होकर घूरा और पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। कांजू मुस्कुराई और कहा कि उसके करीब रहने के फायदे हैं। उसने इतने गर्व से कहा कि हान्यू के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कॉन्ग ने पूछा कि क्या वो सच में इतने खतरनाक जगह पर एक नाजुक नागरिक को अकेला छोड़ देगी। ह्यू ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन पहले उसने किसी को संदेश भेजा कि खजाना कहाँ है। घाटी के ऊपर एक राक्षस चुपचाप उन्हें देख रहा था। हजो ने बताया कि कांजू का बैग उसके लिए बहुत छोटा है, जो सारा दिन साथ चल रहा है। कांजू ने कंधे उचकाए। उसकी शैली गुणवत्ता है, मात्रा नहीं, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि जब तक खजाना शहर वापस नहीं लाया जाता और मूल्यांकित नहीं किया जाता, तब तक वो वास्तव में क्या है। वो बस जो भी दिलचस्प लगता है उसे उठा रही है। हजो ने पूछा कि उसका क्या मानक है। कॉन्ग ने सरलता से जवाब दिया, उसकी आंखें। हु खुद ही हंसी। कॉन्ग अजीब है, लेकिन किसी तरह अद्भुत भी है। फिर कॉन्ग ने हानि के दोस्तों के बारे में पूछा और हान्यू ने कहा कि उसने रास्ते में राक्षसों को संभाला। कॉन्ग चुप हो गई। फिर पूछा कि क्या वो सच में नहीं समझती, इस मिशन में असली खतरा राक्षस नहीं है। ये कोई शांत खजाना शिकार भी नहीं है। ये एक आमना सामना की लड़ाई है, क्योंकि कोई साझा इनाम नहीं है। ये मूल रूप से हर आदमी अपने लिए है। खजाना किसी का नहीं होता जब तक उसका मूल्यांकन न हो। इसलिए निश्चित रूप से कुछ लोग फैसला करेंगे कि राक्षसों से लड़ने की तुलना में अन्य खिलाड़ियों से लड़ना आसान है। इस बीच एक मोटल में पुलिस जमा हो रही है। एक जासूस आता है। ऐसा लगता है कि उनके पास एक और चोरी का खजाना मामला है। उसका नाम सीओ इसोके है और उसका साथी कॉन्ग डस्क है। एक अधिकारी ने समझाया कि पीड़ित मूल्यांकन के दौरान बेहोश हो गया और जब होश आया तो सारा खजाना गायब था। एनसुक ने बड़बड़ाया कि उन्हें इसे सीधे गोल्डन गॉड को सौंप देना चाहिए था। खजाने का मूल्यांकन करने में 1 से 12 रैंडम घंटे लगते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे सिस्टम लोगों को इसे चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। नाराज होकर जासूस ने पूछा कि कॉन्ग डस्क ये क्यों सुनता है और इसे लोगों को लूटने की अनुमति के रूप में क्यों लेता है। डिक ने बस कंधे उचकाए। ये सोचने का काफी इंसानी तरीका लगता है। दूसरे अधिकारी इस बात से हैरान थे कि वो अपने वरिष्ठ से कितनी मामूली बात कर रहा है। फिर किसी ने अचानक चिल्लाया कि वो चॉय है। वो मुड़े और उसे एक ग्रिफॉन पे आते देखा। इससे पहले कि चॉय उतरता, जासूस एनसुक ने अपना मुंह ढक लिया। उसने दफंग बैग ग्लव्स पहने हुए थे, एक लीजेंडरी आइटम और 3 दिव्य अवशेषों में से एक। ये उसे हवा से वार करने और अपने आसपास की हवा को नियंत्रित करने देता है। सेल्सुक ने हमला किया और चॉय को जोर से जमीन पर पटक दिया। कॉन्ग डस्क ने तुरंत अधिकारियों को चॉय पर अलर्ट जारी करने और सभी को इलाके से हटाने को कहा। उसने प्रभावित होकर देखा। बदतर गियर और कम स्तर के बावजूद चॉय पर हमला किया। उस तरह की पेशेवर प्रवृत्ति का सम्मान न करना मुश्किल है। सेंसुक ने चॉय को घूरा। फिर उसने कुछ अजीब देखा। चॉय चकमा नहीं दे रहा था और वो आश्चर्यचकित भी नहीं लग रहा था। इसलिए सेंसुक ने मांग की कि चॉय क्या योजना बना रहा है। जल्द ही पूरे शहर में नोटिस फैलने लगे। खबर फैल गई कि जासूस ने चॉय को गिरफ्तार कर लिया है। नागरिक उत्साह से फट पड़े। लोग अपना गियर पकड़ने और खजाना शिकार शुरू करने के लिए दौड़ पड़े। सेक्टर ए में वापस गॉब्लिन विलेज में साहसी लोग जगह पर छापा मार रहे थे और खजाने के लिए राक्षसों को मार रहे थे। एक सैनिक वांग मिनवू लेवल 3 एक हीरोइक ग्रेड कुल्हाड़ी के साथ अंदर घुसा। एक और सैनिक उसके साथ शामिल हुआ। लीवू जिन एक हीरोइक ग्रेड धनुष का उपयोग कर रहा था। एक साथ उन्होंने एक के बाद एक गॉब्लिनों को काट गिराया। फिर वो बहस करने लगे। वांग ने पूछा कि ली ने राइफल की जगह धनुष क्यों लाया, जबकि धनुष स्पष्ट रूप से कम सटीक है। आखिरी गॉब्लिन के भागने से पहले उसके सिर पर कुछ तेज लगा। ये सार्जेंट पार्क शंख था। उसने बड़बड़ाया कि वो 2 बेवकूफ इसके लिए बाद में पछताएंगे। फिर उसने पलटन कमांडर को रिपोर्ट करने के लिए रेडियो किया कि इलाका सुरक्षित है। वो कमांडर जिगन था, जिसने कहा कि उनका हिस्सा भी खत्म हो गया है। इस बीच एक गॉब्लिन ने एक जादू का जाप करना शुरू किया और हंसा कि उसका देवता जल्द ही उतरेगा और कोई भी मौत से नहीं बचेगा। उसने जिंगयांग को घूरा और कहा कि उसका अंत जंगल में पेड़ों की तरह फैलेगा। लेकिन एक सैनिक ने एक्सप्लोजन रिंग का उपयोग करके उसे काट दिया। एक मैजिक क्लास आइटम। वो सैनिक किम कॉन्ग सू था। एक विशाल विस्फोट उस जगह पर हुआ जहां गोब्लिन खड़ा था। जिंगयांग ने देखा और कहा कि किसी को बदलते या समन करते समय मारना धोखा जैसा लगता है, लेकिन वो सैनिक हैं, ये कोई कार्टून नहीं है। सेना एक परिसर में घुस गई। उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्हें लक्ष्य मिल गया है। 18 लापता नागरिक, ज्यादातर घायल हैं। इसलिए उन्होंने सुदृढ़ीकरण के लिए कहा, वापस सैन्य कमान। मुख्यालय में किमोंग ने कहा कि बैकअप रास्ते में है, साथ ही इंजीनियरिंग यूनिट भी। वो गॉब्लिन विलेज को एक फॉरवर्ड बेस में बदलने की योजना बना रहे हैं। फिर उसने जांग से संपर्क किया, चॉय की गिरफ्तारी का जिक्र किया और पूछा कि क्या उसे कोई अंदाजा है कि चॉय वास्तव में क्या चाहता है। जांग ने कहा कि चॉय के बारे में सबसे डरावनी बात जानकारी से भरी किताब नहीं है। जो चीज़ उसे डरावनी बनाती है
वो ये है कि वो जानता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फिर भी वो असली दुश्मन नहीं है। ग्रिफॉन थोड़ी देर घूमता रहा, फिर अधिकारियों के सामने गिरा, पूरी तरह से थका हुआ। तो अब ऐसा लगता है कि चॉय भी उसका है। चॉय ने ऐसे खाना खाया जैसे दिनों से कुछ नहीं खाया हो। कांगुची ने देखा और मजाक किया कि इतना ताकतवर इंसान भी भूखा रहता है। फिर जासूस सुएंसोक अंदर आया और पूछा कि क्या वो दोस्ताना बातचीत कर रहे हैं। सुएंस ने बताया कि चॉय को चोरी, धोखाधड़ी और यहाँ तक कि हत्या के आरोपों में एक अपराधी के रूप में संसाधित किया जा रहा है। चॉय ने एक हाथ उठाया और शांति से कहा कि वो सब स्वीकार करता है और पूरा दोष लेता है। मुस्कान के साथ सुआनसच ने कहा कि उसने 20 साल से यह काम किया है और एक नज़र यह बताने के लिए काफ़ी है कि कोई अपराधी है या नहीं। उसे तो चॉय बुरा आदमी नहीं लगता। जो हुआ वो एक दुर्घटना जैसा लगता है। उसने कहा कि ये एक गुड समैरिटन मामले जैसा होगा, सिवाय इसके कि कोरिया में इसके लिए कोई कानून नहीं है। फिर भी मुस्कुराते हुए सुइंस ने कहा कि वो लोगों के मन में हीरो के बारे में गलत धारणा को दूर करेगा। यूल ने अपना चम्मच नीचे रखा और कहा कि उसने ये सब मदद मांगने के लिए नहीं किया। इससे जासूस हैरान रह गया। इससे पहले कि वो और पूछ पाता, एक सैनिक अंदर घुसा और तत्काल खबर लाया। कोई हीरोइक क्लास आइटम के साथ वहाँ डकैती और हत्या कर रहा है। चूंकि आसपास ज़्यादा मजबूत लड़ाके नहीं हैं, टीम ठीक से संभाल नहीं पा रही है, वो जल्दी से एक बस में चढ़े और घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। दुचिक ने कहा कि जब कोई इनाम नहीं होता तो लोग एक साथ काम नहीं करते। उसकी नज़र में शुरू से ही चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए थीं। एक बड़ी गड़बड़ी जो महाशक्तियों वाली दुनिया के लिए उपयुक्त एक नए आदेश को जन्म दे रही है। सेर्जियो ने चिल्लाकर कहा कि उस आदमी को एक सामान्य इंसान की तरह सोचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा वो अभी भी ये सारी दूसरी दुनिया की बातें नहीं समझता, लेकिन इनमें से कोई भी एक बात नहीं बदलता। वो अभी भी इंसान है। एक व्यक्ति मरने वाला था और मदद के लिए चिल्लाया, जबकि हमलावर को कोई परवाह नहीं थी। फिर जासूस ने बीच में आकर वार रोका, चेतावनी दी कि वो डकैती और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार है। अगर उसने विरोध किया तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। डरा हुआ आदमी तुरंत झुक गया। सैडू ने उसे वापस बस में ले गया। दुचिक ने कहा कि कानून का अब ज्यादा मतलब नहीं रहा। सबसे चालाक कदम खुद शहर पर राज करना होगा और यूल की मदद से ये मुश्किल नहीं होगा। जासूस ने जवाब दिया कि यही कारण है कि वो एमसी को करीब रखता है, क्योंकि शहर का सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है। डिक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, चाहे वो कितना भी देखे। वो अभी भी नहीं पढ़ सकता कि वो क्या सोच रहा है। फिर उसे कुछ समझ आया। देखते हुए उसने कहा कि अब से वो बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। हीरो के बंद होने के साथ दूसरों के लिए कार्य करने का ये एकदम सही मौका है। डिक का मानना है कि यूल का असली लक्ष्य विनाश है, लेकिन कहते हुए उसने जोर दिया कि बच्चा अच्छा है। दुचिक ने कहा, लोग हंस नहीं रहे, वो छिप रहे हैं। कोठरी में हीरो पसीने से तर बैठा है, कह रहा है ये अब धैर्य की लड़ाई है। फिर सिस्टम ने बात की। क्रिस्टीना अभी भी संतुष्ट नहीं है और बलि चाहती है। यूल एक आइटम का इस्तेमाल करके अपनी एक प्रतिलिपि बनाता है। उसके चारों ओर धुआं उठता है और जल्द ही उसका दोहरा उसके सामने खड़ा होता है। द इनविजिबिलिटी क्लोक का उपयोग करके हीरो छिप जाता है और क्लोन को बताता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और जब तक पकड़ा न जाए तब तक चलता रहे। जैसे ही असली यूल फिसल जाता है, क्लोन संभाल लेता है। एक सैनिक आता है और पूछता है कि एमसी को बाहर आने में इतना समय क्यों लग रहा है। क्लोन मुड़ता है, उसे एक ठंडी नज़र से देखता है जो सैनिक को थोड़ा सतर्क कर देती है। वो जोड़ता है कि सुदृढ़ीकरण आ गया है, इसलिए कुछ भी करने की कोशिश करना बेकार होगा। अचानक उसका क्लोन कोठरी से बाहर निकलता है। वो शांति से कहता है कि वो मुश्किल पैदा नहीं करेगा। बाहर ग्रिफॉन अजीब व्यवहार करने लगता है। किसी कारण से वो अचानक उड़ जाता है। सब कंफ्यूज हैं। इस बीच असली हीरो अभी भी अदृश्य है। वो कहता है कि उसकी योजना का पहला कदम हो गया है, अब दूसरे चरण का समय है। सेना को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, एक आंतरिक कार्य के लिए और एक बाहरी अभियानों के लिए। नागरिक भी इन 2 भूमिकाओं के बीच चयन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बिना लड़ाकू कौशल वाले लोगों को भी आखिरकार मदद करने के तरीके मिल गए। इसकी वजह से मिशन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। पुराने गोब्लिन विलेज से बने चौकी पर क्वान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में इतना बड़ा इलाका साफ कर दिया। फिर भी अगर लोग शुरू से एक साथ काम करते तो ये बहुत आसान होता। सर्जन को अपने वरिष्ठ की चेतावनी याद आई कि शहर का मूड बिगड़ रहा है, अधिक खजाना चोरी हो रहा है और लोगों का लालच बढ़ता जा रहा है। शहर की रक्षा करने वालों को पर्याप्त गियर न होने के कारण संघर्ष करना पड़ रहा है। क्वान ने पूछा कि क्या सेना हस्तक्षेप करेगी, लेकिन जवाब नहीं था। ये बहुत जोखिम भरा है। अगर सेना पुलिस का काम करने लगी तो नागरिक सोचेंगे कि चीज़ें काबू से बाहर हो गई हैं। उनका काम सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही हिलना है। क्वान चुप हो जाता है और इस पर विचार करता है। फिर वो कहता है कि दुनिया बदल सकती है, लेकिन लोग कभी नहीं बदलते और ये जानना उस पर भारी पड़ता है। बाद में कहीं और एक आदमी किसी अंधेरी चीज़ से अभिभूत हो रहा है। एक डाकू उसे विभिन्न जहर मिश्रणों के लिए परीक्षण विषय की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो आइटम दी एबंडेंट मैजिक पर्ल है, जो हर बार इस्तेमाल होने पर विकसित होता है। पीड़ित के आसपास का जहर कम होने लगता है। मुस्कुराते हुए अजनबी कहता है कि वो उसे अभी नहीं मारेगा, क्योंकि उसे अभी और जहर कॉम्बो टेस्ट करने हैं। नागरिक दया की भीख मांगता है, अपने सारे खजाने सौंपने का वादा करता है, एक पागल की तरह। हमलावर कहता है कि अनुभव असली खजाना है। फिर बस चीखें बची हैं। बाद में जासूस घटनास्थल पर पहुंचता है। डस्क ने टिप्पणी की कि यह हथियार काफ़ी उपयोगी है। फिर उन दोनों ने आगे कुछ देखा। शव को देखकर सू ने कहा कि हत्यारे ने कभी खजाने को नहीं छुआ, इसलिए वो नहीं बता सकते कि ये एक व्यक्ति था या पूरा समूह। डस्क ने कहा कि सच में कुछ खतरनाक सामने आया है।
डैम और किंग यूल के बंद होने के साथ कुछ और उसकी जगह ले रहा है। जासूस खुश है, कह रहा है कि लड़का बुरा नहीं है, हालांकि वो स्वीकार करता है कि ये सारी गड़बड़ी उसी की वजह से शुरू हुई। इसलिए बाद में वो हीरो के साथ गंभीर बात करने की योजना बना रहा है। डस्क पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि हीरो सच बताएगा, और सूया कहता है ऐसे समय में बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो कुछ समझदारी करेगा। उसके आसपास के लोगों से सवाल करना। ग्रिफॉन पर सवार होकर लड़का अचानक छींकता है और सोचता है कि क्या उसे कुछ हो रहा है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि गोल्डन गॉड संतुष्टि अभी भी 10 तक नहीं पहुंची है। ये यूल को थोड़ा चिंतित करता है। जैसे ही वो रेगिस्तानी सेक्टर की तरफ बढ़ता है, वो कहता है कि कोई मदद नहीं है। उसके आगे एक विशाल रेत बवंडर है। ग्रिफॉन पहले से ही इतनी उड़ान से थक चुका है। यूल कहता है कि वो आ गए हैं, इसलिए पक्षी को थोड़ी देर आराम करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागरिक क्या करते हैं, उसने पहले ही सारा अच्छा खजाना ले लिया है। मुस्कुराते हुए एमसी जीव से कहता है कि अच्छा खाए और अच्छा मोटा हो जाए। किसी तरह वो अपना खुद का गोल्डन गॉड बना रहा है। कहीं और 3 कॉर्पोरल कहते हैं कि मिशन उन पर छोड़ दें। क्वान उन्हें ड्रामा ना करने को कहता है। वो सिर्फ यूल के बारे में एक बयान देने जा रहा है। बच्चों की तरह अभिनय करते हुए सैनिक उसके लिए आइसक्रीम लाने चिल्लाते हैं। जब सर्जन थोड़ा दूर जाता है तो तीनों खुशी से एक दिन की छुट्टी मनाते हैं। एक और सर्जन ने देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन कहता है कि ब्रेक लेना कोई समस्या नहीं है। 3 बेवकूफ़ उसके पास नाचते हैं, बियर के लिए चिल्लाते हैं, जबकि सर्जन सोचता है कि वो सच में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर अंधेरे से एक हाथ निकलता है, 4 बार हीरो पर लगते हैं और वो चकरा कर गिर जाता है। जैक कहता है कि हो गया। अब जब उसके सारे प्रेशर पॉइंट्स मारे गए हैं, दर्द कम हो जाना चाहिए। लड़का गोबलिन को धन्यवाद देता है, कहता है कि उसने बहुत मदद की है। अभी जैक यूल के 4 सॉवरेन में से एक बन गया है। उसके पास बहुत कुछ है जो वो पूछना चाहता है, लेकिन चीज़ें शांत होने तक इंतज़ार करना बेहतर है। और अभी के लिए वो इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करेगा। वो सर्जन क्वान शहर वापस आ गया है, जंबल सेक्टर में घरों को लूटने के लिए। फिर क्वान के साथ कुछ होता है। वो जल्दी से सैनिक को गाड़ी मोड़ने को कहता है, क्योंकि वो एक घात में फंस गए हैं। हमलावर पोषण पीते रहते हैं ताकि वो बार बार हमला कर सकें। क्वान को यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग सेना पर हमला करने के लिए इतने पागल हैं। फिर भी अगर वो बहुत ज़ोर से जवाबी हमला करता है तो ये अराजकता पैदा करेगा, क्योंकि वो अभी भी नागरिक हैं। इसलिए सर्जन बैकअप आने तक पीछे हटने का फैसला करता है। हमलावरों के उन्हें पकड़ने से पहले वो तेजी से भाग जाते हैं। शांत रहते हुए क्वान को एहसास होता है कि अपराध की समस्या उसकी सोच से भी बदतर है। मजबूत लोग शायद खजाना ढूंढने में व्यस्त हैं। गैर लड़ाकुओं को शहर में छोड़कर इसने अपराधियों के लिए एकदम सही सेटअप बनाया। अगर कोई शक्तिशाली डाकू दिखाई देता है तो पूरा शहर एक वास्तविक खतरनाक क्षेत्र बन जाता है। इस बीच सैनिक चिल्लाता है कि कुछ उनका पीछा कर रहा है, और वो तेज है, जबकि शहर अराजकता में गिर जाता है। हमारा लड़का एक लेवल 3 छिपकली से लड़ रहा है, और वो अकेली नहीं है। कई और उस पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे खरोंच तक नहीं सकता। एक बार राक्षसों को खत्म करने के लिए काफ़ी है। जाव कहता है कि जैक की वजह से उसका शरीर हल्का लग रहा है। उसकी तरफ जैक उसे बहुत जोर न लगाने की चेतावनी देता है और कहता है कि ये जगह डेमन क्षेत्र की तरह बहुत लगती है। वहाँ राक्षस मजबूत होते हैं और लड़के का दर्द भी बदतर हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टीना डेमन किंग सजा बढ़ाता रहता है। जोएल कहता है कि वो जल्दी खत्म करना चाहता है, खजाना पकड़ना और निकल जाना चाहता है। उसका असली लक्ष्य गोल्डन गॉड को खुश करना नहीं है। ये मिशन को सबसे आसान तरीके से क्लियर करना है। इसका मतलब है जितना हो सके उतना खजाना इकट्ठा करना और सबसे बड़े इनाम प्राप्त करना। हीरो स्वीकार करता है कि शहर की अराजकता खजाना इकट्ठा करने की उसकी योजना का हिस्सा है। एक जहरीला राक्षस सैनिक और क्वान पर हमला करता है। उनमें से कोई भी घबराता नहीं है। उन्होंने पहले ही सुदृढ़ीकरण मांग लिया है। इससे पहले सर्जन ने एक पदोन्नति इनाम अर्जित किया था। उसके वरिष्ठ ने उसे मिशन के बारे में बताया और उसके अधीनस्थों को भी आइटम दिए। क्वान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कि वो अभी भी इस सब का आदी नहीं था। आइटम हीरोइक क्लास का है और यूजर को अस्थायी सुरक्षा देता है। ये 3 मीटर की सीमा के साथ एक सुरक्षित क्षेत्र बनाता है जो 3 मिनट तक रहता है। सर्जन सैनिक से कहता है कि रुके रहें, क्योंकि अंदर घुसने से उन्हें चोट लग सकती है। इससे पहले कि वो कार्रवाई करें, कोई चलती हुई कार पर उतरता है। उस आदमी ने तुरंत उनका ध्यान खींचा। क्वान उसे अपने बॉस को बुलाने को कहता है। उसे अधीनस्थों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आदमी हंसता है और कहता है कि सर्जन सच में लोगों का अपमान करना जानता है। फिर वो खुद की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो खुद नेता है। उन्हें अगर जीना है तो मानने का आदेश देता है। पूरी कार जहर से भर जाती है। सब कुछ पिघलने लगता है। सैनिक घबरा जाता है, लेकिन क्वान अपने हेलमेट की वजह से शांत रहता है। उसे एहसास होता है कि धुआं संक्षारक है और जहर एक विस्तृत क्षेत्र में फैलता है। अगर ये बुरा हुआ तो वो बाहर के लोगों की तरह खत्म हो जाएंगे। फिलहाल आइटम अभी भी उन्हें सुरक्षित रख रहा है। क्वान कहता है कि वो आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब आदमी उसकी शर्तों से सहमत हो। बिना किसी डर के सर्जन उसे बताता है कि वो उसका अधीनस्थ बन सकता है। इस तरह वो शायद उसे और अधिक इंसान बना सकता है। डाकू पूछता है कि क्या क्वान ने अपना दिमाग खो दिया है। उसके बगल में सैनिक घबरा जाता है और यकीन नहीं कर सकता कि क्वान ऐसा कर रहा है। फिर आदमी को अपने पीछे कुछ नजर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सर्जन खुलासा करता है कि ऑफर सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला था ताकि सुदृढ़ीकरण हमला कर सके। एक पल बाद
डाकू हवा में उठ जाता है। वो बड़बड़ाता है कि वो खेलने में बह गया। हवा चलने के कारण वो अपने जहर को अच्छी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे नहीं पता कि उस पर किसने हमला किया, लेकिन वो जानता है कि वो नुकसान में है। वापस लड़ने की कोशिश में वो जहर की एक गेंद बनाता है और हमलावर पर फायर करने के लिए एक गुलेल निकालता है। गोली तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ उड़ती है। इससे पहले कि वो लगे, सर्जन सील को रास्ते से हटा लेता है। जहर की गोली बिजली की चमक की तरह जमीन पर गिरती है। साथ ही हवा का बवंडर कम हो जाता है। जहां गोली लगी थी वहां जमीन पिघलने लगती है। जासूस हमला जारी रखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्वान उसे चेतावनी देता है कि दुश्मन अकेला नहीं है। सील कहता है कि वो बस भाग नहीं सकते, और सर्जन उसे सामरिक पीछे हटना बुलाने को कहता है। वो सबसे खराब समय पर बहस करने लगते हैं। जब वो आगे पीछे कर रहे होते हैं, अपराधी फिसल जाता है। फिर कई विस्फोटों ने शहर को हिला दिया। सड़कों पर कुछ अपराधी बाहरी इलाके में फंसने की शिकायत करते हैं। जल्द ही उन्हें अपनी बदकिस्मती का एहसास होता है। वो हिजू से भिड़ गए। वो दोनों तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। हिजू उन्हें रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन उनमें से एक उस पर एक बोतल फेंकता है। हिजू को खतरा नजर नहीं आता, इसलिए बूढ़ी औरत उसे पास न आने की चेतावनी देती है। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे, लड़की बियर की बोतल पकड़ लेती है। एक त्वरित चाल के साथ वो उसे फटने से रोकती है। बूढ़ी औरत राहत की सांस छोड़ती है। हिजू पूछती है कि वो लोग कौन थे। बूढ़ी औरत कहती है कि वो डाकू हैं, लेकिन उसने उन्हें इस तरह संगठित कभी नहीं देखा। वो जोड़ती है कि कुछ के पास जहर की बोतलें हैं और अभी इसका कोई इलाज नहीं है। सौभाग्य से हिजू ने आपदा को रोक दिया। अंदर उसे याद आता है कि कॉन्ग ने इंसानों के बारे में क्या कहा था, जिससे हु खजाना शिकार को एक तरफ रख देती है, क्योंकि शहर में कुछ अजीब हो रहा है। कहीं और कोई हमारे लड़के के क्लोन को देख रहा है। ऐसा लगता है कि कॉन्ग ने पहले ही इस चाल को भांप लिया है। कुकी खाते हुए वो सोचती है कि यूल क्या योजना बना रहा है। उसके बिना ये शहर जल्द ही खुद को अंदर से नष्ट कर सकता है। कहीं और जैक चेतावनी देता है कि एक बड़ी लड़ाई आ रही है। हीरो कहता है कि उसे अराजकता की उम्मीद थी, बस इतने पागल लोगों की नहीं। जैसे ही वो राक्षसों से निपटते हैं, गॉब्लिन कहता है कि एमसी इन लोगों को आसानी से काट सकता है, लेकिन एमसी मना कर देता है। वो और भी अराजकता चाहता है, और ये नए लोग केवल चीज़ों को और तेज करेंगे। जैक स्वीकार करता है कि उसके दिमाग को पढ़ना मुश्किल है। वो कहता है कि जैक जल्द ही समझ जाएगा, लेकिन अभी उन्हें डंगॉन को साफ करने की ज़रूरत है। फिर उनके लिए एक विशाल दरवाज़ा खुलता है। अंदर एक राक्षस कहता है कि इंसान को इतना गहरा आए काफ़ी समय हो गया। ये जीव एक और डेमन किंग है जो रसातल के किनारे रहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, यूल पूछता है कि क्या बॉस क्रिस्टीना को जानता है। राक्षस कहता है कि उसे हीरो का लहजा पसंद नहीं है। राइम इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया करता उस पर झपटता है, लेकिन एक बैरियर वार रोक देता है। बॉस उसे मूर्ख कहता है, जो सोचता है कि वो हमला उसे खरोंच भी सकता है। फिर कहता है कि उसे वो रवैया नफरत है। वो कई चट्टाने फेंकता है। योल को एक बार पीछे फेंक दिया जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि ये एक मैजिक बैरियर है जो सभी शारीरिक क्षति को रद्द कर देता है। ये डेमन किंग एक मेज टाइप है। अगर क्वान अपनी पलटन को यहाँ लाता तो वो कुछ ही सेकंड में सफाया हो जाते। जैक और यूल डेमन किंग के हमलों से बचते हैं, लेकिन बॉस ही यहाँ एकमात्र खतरा नहीं है। यहाँ शापित वस्तुएं और प्लेग भी हैं। एक विशाल कुल्हाड़ी निकालकर वो कहता है कि वो इस चीज़ को हरा देगा और इसका इस्तेमाल डंगॉन की कठिनाई को बदलने के लिए करेगा। राक्षस अपनी रक्षा के लिए कई बैरियर फेंकता है, लेकिन एक कुल्हाड़ी के साथ जो शारीरिक बल को जादू में बदल देती है, यूल उसे मार देता है और कहता है कि वो सारे खतरनाक क्षेत्रों को नागरिकों के लिए काफ़ी आसान छोड़ देगा। वेस्ट पुलिस स्टेशन के मीटिंग रूम में सीआईओ सबको अपडेट करता है। वो एनुजी नाम के जहर डाकू पर चर्चा कर रहे हैं। डिक्स कहता है कि उसे गिरफ्तार करना सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन उनकी मौजूदा ताकत के साथ वो अकेले ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जासूस, पुलिस, सेना और मददगार नागरिकों के साथ एक संयुक्त अभियान की योजना बनाता है। ह्यू तुरंत मान जाती है। क्वान जानता है कि जितना ये खींचेगा, चीज़ें उतनी ही बदतर होती जाएंगी। अगर वो ये लड़ाई हार गए तो सब मर जाएंगे। चूंकि वरिष्ठ इस योजना को मंजूरी देते हैं, उन्हें जोखिम समझना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें विश्वास है कि वो शहर के अंदर ये लड़ाई जीत सकते हैं। इस बीच डंगऑन में डेमन किंग अभी भी मरा नहीं है और कहता है कि उसने अनगिनत लोगों को दर्द पहुंचाया है। लंबे समय से कोई नश्वर उसे घायल नहीं कर पाया, लेकिन यॉल ने आसानी से ऐसा कर दिया। हीरो फिर से पूछता है कि क्या बॉस क्रिस्टीना को जानता है। डेमन किंग पूछता है कि क्या इसका कन्वोकेशन से कुछ लेना देना है। एमसी को यकीन नहीं है कि इसका मतलब मिशन है या नहीं, और जीव समझाता है कि राक्षसों को भी मिशन मिलते हैं। आमतौर पर इंसानों को नष्ट करने के लिए शायद कुछ राक्षसों को अलग अलग कन्वोकेशन मिलते हैं, और यूले उसे और कहने को प्रेरित करता है। लेकिन डेमन किंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना ज़्यादा प्रकट करेगा, उस किताब के मालिक की मौत उतनी ही करीब आएगी। तभी उसे एहसास होता है कि राक्षस सच में कुछ जानता है। हंसते हुए जीव कहता है कि हीरो इसके द्वारा लाई गई तबाही को जीवित नहीं देख पाएगा। यूल कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें जाना चाहिए। गायब होने से पहले बॉस कहता है कि एमसी के चेहरे पर वो पीड़ा देखकर अच्छा लगा। वो उसके रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और ज़मीन हिलने लगती है। बिजली की एक चमक फूटती है और पूरे क्षेत्र को रोशन कर देती है। डेमन किंग की आवाज़ गूंजती है, कहती है कि वो यूल द्वारा लाई गई पॉन नंबर 8 की महान निंदा का इंतजार करेगा। जैक पूछता है कि क्या हीरो ठीक है, और हीरो कहता है हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी स्थिति और किताब में छिपे रहस्यों के बारे में सोच रहा है।
जैक पूछता है कि क्या वो जवाब खोजना चाहता है, लेकिन एमसी कहता है नहीं, एक डेमन किंग को क्रिस्टीना को जानना काफ़ी है। अभी के लिए वो इलाके की कठिनाई को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, भले ही इसमें कम से कम 3 दिन लगें। जैक को यकीन नहीं है कि इंसान इतने दिनों तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए वो अपनी शिष्या और अपने दोस्तों के बारे में चिंतित हैं। 3 दिन बाद शहर में हड़कंप मच गया है। इतने सारे लोग घायल हैं और उनके इलाज के लिए पर्याप्त दवा नहीं है। वास्तव में राक्षसों से लड़ने से ज़्यादा लोग एक दूसरे से लड़ने में घायल हो रहे हैं। सुआन हायू अब जहर के धुएं के नीचे फंस गए हैं। वो इससे कैसे बाहर निकलेंगे? कोई स्पष्ट रूप से उन्हें आशा खोते देखना चाहता था। नकाबपोश आदमी कहता है कि उनके लीजेंडरी आइटम भी उसे गिराने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। उसकी नज़र में सैनिक इस लड़ाई में अपना सब कुछ देना कभी नहीं चाहते थे। वो सिर्फ आसान इनाम चाहते थे। ये सब, वो कहता है, इसलिए हुआ क्योंकि कोई नेता नहीं था। इस दुनिया को मानवता पर शासन करने के लिए एक सम्राट की ज़रूरत थी, और कोई भी उस पूर्ण शासक जितना मजबूत नहीं होना चाहिए। फिर लड़की अचानक कहती है कि सबसे मजबूत यूल है। लेकिन नकाबपोश आदमी दावा करता है कि वो इसलिए दूर रहा क्योंकि वो जानता था कि वो नहीं जीत सकता। वो निराश भी है क्योंकि उसने सिर्फ उसके लिए एक गुप्त हथियार तैयार किया था। फिर गोलीबारी अचानक उस आदमी को निशाना बनाती है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हानि कर रहता है। उसकी बुलेट ब्लॉकिंग बैरियर अपने आप काम करती है, जिससे पता चलता है कि लड़ाई जारी रहने पर खलनायक नई क्षमताएं प्राप्त कर रहा है। उसके बाद नकाबपोश आदमी अपना जवाबी हमला शुरू करता है। जैसे ही सैनिक चकमा देता है, उसे एहसास होता है कि इस आदमी को जल्दी से नीचे लाना होगा। नकाबपोश आदमी कहता है कि यूल के विपरीत वो उन्हें मिशन साफ करने और पॉइंट्स और आइटम साझा करने में मदद कर सकता है। उन्हें बस उसके आदेशों का पालन करना है। उसके दिमाग में अंधेरे विचार भर जाते हैं जब वो उनसे इसे स्वीकार करने और उसकी हर इच्छा को पूरा करने को कहता है। लेकिन जासूस हमला करने से पहले अपने गॉन्टलेट्स चार्ज करना शुरू कर देता है। खलनायक को बताता है कि वो इसके बजाय एक डंगौन में छापा मारे। नकाबपोश खलनायक हवा को रोकता है और कहता है कि वो पहले से ही ऐसे हमलों के लिए अनुकूलित हो चुका है। लेकिन भालाबाज और पुलिस अधिकारी दोनों जम जाते हैं। जब कुछ जमीन के नीचे से ऊपर आने लगता है, अचानक कई स्लाइम सांप जमीन से फूटते हैं और उन्हें जहर के एक विशाल गोले के अंदर लपेट लेते हैं। सौभाग्य से ह्यू बस समय पर खुद को और इंस्पेक्टर को बचाने के लिए एक बैरियर उठाती है। सर्प कहता है कि सेऊ और ह्यू की शक्तियां उसके खिलाफ बेकार हैं। फिर वो कहता है कि वो उसे बख्श देगा, जिसकी चीख जहर लगने के बाद उसे सबसे अधिक मनोरंजक लगेगी। केवल एक तरह की पीड़ादायक चीख है, वो सुनना चाहता है। और फिर सांप बैरियर को तोड़ देते हैं। इसलिए इंस्पेक्टर क्यू हाई अपने शरीर का इस्तेमाल जहरीले कांटों को रोकने के लिए करता है। ड्रैगन योद्धा कहती है कि वो उच्च स्तर की है, लेकिन पुलिस अधिकारी सुनने से इनकार कर देता है। उसकी रक्षा करना एक पुलिस अधिकारी और बड़े होने के नाते उसका कर्तव्य है। सर्प कहता है कि यह दृश्य उसे परेशान करता है। वो अभी कहने वाला था कि वो वास्तव में क्या चाहता है, जब हवा के एक झोंके ने उसका सारा जहर उड़ा दिया। ड्रैगन, भालू और यहाँ तक कि सर्प भी भ्रमित रह जाते हैं। जैसे ही वो अपनी तलवार रखता है, जैक कहता है कि उसे अपने शिष्य से बेहतर उम्मीद थी। वो निराश है कि ह्यू इतने कमजोर के खिलाफ संघर्ष कर रही है। दोनों क्यू और हाई गॉब्लिन तलवारबाज को देखकर हैरान हैं। सर्प उसे पिछले मिशन में स्तंभों की रखवाली करने वाले राक्षसों में से एक के रूप में पहचानता है और समझ नहीं पाता कि वो कभी क्यों गायब नहीं हुआ। जैक चाहता था कि ये युवा के लिए एक सबक हो, लेकिन उनके पास समय कम है। फिर सिस्टम में एक आपातकालीन नोटिस दिखाई देता है। सोने के एक विशाल ढेर के पास एक गड़गड़ाहट उठती है, और जो एक खाली सुअर के खोल जैसा दिखता है, शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला एक और गोल्डन देवता किशोरावस्था तक पहुंचने के बाद पाया गया है। इसके साथ शहर का मिशन बदल जाता है। अब नागरिक चुन सकते हैं कि किस गोल्डन सुअर को अपना खजाना मिले, और जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति होगी वो जीतेगा। जैसे ही एक और नोटिस आता है, सब पढ़ते हैं। कह रहे हैं जो लोग विजेता का समर्थन करेंगे उन्हें बड़े इनाम मिलेंगे, जबकि जो कोई हारने वाले को चुनता है उसे कुछ नहीं मिलता। ये देखकर कि रेगिस्तान के गोल्डन देवता के पास शहरों की तुलना में कहीं अधिक खजाना है, भले ही केवल एक अनुयायी के साथ नागरिक यूल को दोष देने लगते हैं। यहाँ तक कि सर्प के अधीनस्थ भी कहने लगते हैं कि शायद ये हीरो ही कर रहा है, जिससे नकाबपोश आदमी हैरान रह जाता है। आखिरकार पूरे शहर को एक खलनायक के खिलाफ एकजुट करना एक पुरानी चाल है। उसने कहा कि एक मूर्ख जो केवल एक महाकाव्य आइटम पर निर्भर है, वो कभी उस स्थान को नहीं ले सकता। और यूल अपने ग्रिफॉन पर आकर खुद कहता है, नागरिकों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि एमसी कभी खुद को नहीं सौंपेगा, और बस उसे देखकर वो खलनायक जैसा लगने लगा। एक आदमी शहर वापस भागना चाहता था, लेकिन दूसरे ने तर्क दिया कि सर्प अभी भी यहाँ था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लालच के डेमन लॉर्ड के सेवक की तुलना में सर्प भी कांप रहा था। इसलिए नकाबपोश आदमी ने तुरंत उस पर हमला किया। उसने एक विशाल जहरीला सांप सीधे उस पर भेजा। सेऊ और ह्यू तब हैरान रह गए जब विशाल सर्प ने उनके दोस्त को निगल लिया। सर्प ने उसका मजाक उड़ाने के लिए किताब चलाने वाले को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यूल अपने घबराए हुए ग्रिफॉन के विपरीत पूरी तरह शांत लग रहा था। फिर जानवर ने अपनी चोंच से सर्प के हमले को निगल लिया। नकाबपोश खलनायक जम गया जब उसने उसे अपनी शक्ति निगलते देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सम्राट ग्रिफॉन जहर से भरे जीवों से बच गया था। उसने अपने मालिक को मारने के लिए बनाई गई खास जहर बम भी निगल लिया था। एक पल बाद यूल अचानक उसके पीछे था। जब हीरो ने पीछे से पूछा कि क्या वो जानता है कि उसका जहर काम क्यों नहीं कर रहा, तो सर्प उछल पड़ा। एमसी ने समझाने से इनकार कर दिया। उसने उसे खुद पता लगाने को कहा। फिर उसने उस आदमी को माथे पर चपत लगाई और बेकसूर लोगों को परेशान करना बंद करने को कहा।
क्यू और ह्यू बस हैरानी से घूर सकते थे। बस ऐसे ही सर्प गिर गया। उसके बाद यूल ने रेगिस्तान के गोल्डन देवता को अपने लिए ले लिया और चेतावनी दी कि जो कोई भी उसके विशाल सुअर को खजाना चढ़ाएगा, उसे हर मिशन में लालच के डेमन लॉर्ड द्वारा निशाना बनाया जाएगा। एक नकली बुरी मुस्कान के साथ उसने मिशन खत्म होने से पहले पूरे शहर को उसे रोकने की चुनौती दी। फिर वो अपने ग्रिफॉन पर उड़ गया। सब सोच रहे थे कि वो इतना बुरा अभिनेता कैसे हो सकता है। उस कमजोर प्रदर्शन के बाद यहाँ तक कि जैक को भी उसका हौसला बढ़ाना पड़ा। सूर्यास्त तक शहर के पास रेगिस्तान में एक विशाल बवंडर दिखाई दिया था। आपातकालीन खजाना शिकार बैठक में सभी ने चर्चा की कि किताब चलाने वाले को हराने के लिए एक सप्ताह में पर्याप्त खजाना कैसे इकट्ठा किया जाए। ह्यू ने नागरिकों से उनके साथ काम करने को कहा। क्यू सहमत हो गया। यूल शहर का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन उसने कहा कि उनके पास पहले और भी ज़रूरी समस्याएं हैं। इंस्पेक्टर ने इसे उसी तरह संभालने का सुझाव दिया जैसे वो अपनी पुरानी दुनिया में करते थे। जवाब सरल था, सहयोग। ह्यू ने कहा कि टीम वर्क ने हमेशा मानवता को हर संकट से बचने में मदद की है। अभी उन्हें किताब चलाने वाले को हराना है, आने वाले मिशनों को साफ करना है और पृथ्वी वापस जाने का रास्ता खोजना है। उसने अपना भाला जलाया और सबकी मदद मांगी, भीड़ को उत्साहित किया। कहीं और एक गोरे बालों वाला व्यक्ति सलाखों के पीछे बैठा था। उसके हाथ में एक गोला रखा गया था और उसका दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। फिर से सुबह हुई। फंसे हुए शहर पर सिटी यूनियन ने पहला मिशन गाइड तैयार कर लिया। पहले थे लेयर्स, शत्रुतापूर्ण राक्षसों के घर जो भूमिगत नहीं रहते थे। उन्हें संभालना आसान था क्योंकि राक्षसों को दूर से देखा जा सकता था। उनके पास आमतौर पर बहुत लूट नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी उनके पास एक दुर्लभ मूल्यवान वस्तु होती थी। दूसरे स्थान पर आए डंगॉन। एक डंगॉन कोई भी ऐसा क्षेत्र था जिसे अंदर गए बिना नहीं खोजा जा सकता था। इन जगहों पर सबसे अच्छी लूट थी, लेकिन वो अकेले जाने के लिए बहुत खतरनाक थे। लोगों को डंगॉन में जाने से पहले सेना या पुलिस से एक अनुभवी सेनानी को साथ लाने को कहा गया। इस बीच एक बूढ़े आदमी ने खजाने को छांटा और लूट को शहर वापस ले जाने में मदद की। जल्द ही कई भरी हुई ट्रक शहर की तरफ बढ़े जब ऊपर से उड़ने वाले राक्षसों का एक झुंड नीचे आया। साहसी लोगों ने गेट तक पहुंचने की कोशिश करते हुए उनसे लड़ाई लड़ी। वो लगभग घर पहुंच गए थे जहां और साहसी लोग इंतजार कर रहे थे। शहर के अंदर से बाकी लोग ट्रकों की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल हो गए। तीसरा स्थान खजाना मूल्यांकन केंद्र था। अंदर लूट का मूल्यांकन किया गया, जबकि शहर की सेनाओं ने साहसी लोगों को सुरक्षित रखा। एक शिकारी को एक महाकाव्य आइटम मिला, आइडल ऑफ द ट्रू गॉड, देवता के स्वरूप में बनाया गया और 1000 का मूल्य था। वो इस खोज से बहुत खुश था। साथ ही कोई बोर्ड पर नंबर अपडेट करता रहा। यूट्रॉय शहर से बहुत अमीर था। भले ही उन्होंने जंगल और घाटी का अधिकांश हिस्सा साफ कर लिया था, केवल एक क्षेत्र बचा था जिसकी खोज नहीं की गई थी। रेगिस्तान जहां किताब चलाने वाला छिपा था। लोग उस खतरनाक रहस्य से तब तक दूर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके पास उसे खोजने की ताकत थी। चमकीले बालों का एक तार मेज पर पड़ा था। क्यू को अभी पता चला था कि ये उस नकली यूले से आया है जिसे वो पकड़े हुए हैं। उसके साथी ने कहा कि अगर उसने शुरू से ही रेगिस्तानी देवता का जिक्र किया होता तो ज्यादातर लोग उससे डरने के कारण दूर रहते। इसलिए किताब चलाने वाले ने खलनायक की तरह काम करना चुना और सबको उस डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इससे गुस्साए इंस्पेक्टर ने मेज को आधा पटक दिया और पूरे विचार को खारिज कर दिया। इस दर पर मिशन का नतीजा कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उस गरीब बच्चे को अभी भी एक खलनायक के रूप में याद किया जाएगा। उसका साथी चुप रहा। उसे अपने दिमाग में घुमाया। वो आखिरकार समझने लगा था कि यूट्रॉय कैसे सोचता है। यूरन सिर्फ इस मिशन को साफ करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बाकी गेम के लिए भी योजना बना रहा था। वो जानता था कि शहर को एकजुट होना है, बढ़ते रहना है और लेवल अप करते रहना है। उसने शायद पहले से ही उन्हें खजाना शिकार जीतने में मदद करने की योजना बनाई थी। उन्हें सरल टीम वर्क से आगे बढ़ाकर वास्तव में मूल्यवान लूट की ओर ले जाकर। जंगल में उन्हें एक विशाल पत्थर की पटिया मिली जो लेखन से ढकी हुई थी। गोरे बालों वाली महिला ने इसका बारीकी से अध्ययन किया। उसे एहसास हुआ कि वो एक बड़ा मुनाफा कमा सकती है और उसे खजाना शिकार जीतने का एक नया तरीका मिल गया है। बवंडर के पास रेगिस्तान में एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। खजाना शिकार के आखिरी दिन जासूस सीओ का सामना यूल से हुआ, जिसने उसके मुक्के को रोका, जबकि उसके गोल्डन देवता के पास 38,05,52,895 का खजाना था। लेकिन फिर हीरो अचानक हवा में उछल गया। सीओ ने घोषणा की कि एमसी के स्तर की परवाह किए बिना वो हमेशा भारी होगा। एक बार हवा में उस पर दोनों तरफ से सर्प और ड्रैगन योद्धा द्वारा हमला किया गया, जो शहर की तरफ से थे, जिसके देवता के